मॉर्निंग, आप देख रहे प्रोग्राम कैफे मागला और मैं हूं आपकी मेजबान ज़रियाब राजपूत। एक नए वीकेंड के साथ, एक नई सुबह के साथ और सुबह में बहुत सारे कामों के साथ, क्योंकि काम इसलिए बढ़ जाते हैं, जो कि मैं हमेशा कहती हूं, सैटरडे संडे 2 दिन होते हैं और अम्मियों के पास भी यही 2 दिन होते हैं कि अगर घर का कोई बल्ब टूट चुका है या फिर अगर घर का कोई नलका ख़राब हो गया है या कोई और काम शाम है, तो अम्मियाँ सबकी जिम्मेदारियाँ लगा रही होती हैं कि भाई तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम करना है और ये सारे काम अब हो जाने चाहिए। और ये काम इस हफ्ते इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि चंद ही रोज़ बाद, हफ्ता कह लीजिए, मेरे ख्याल में शायद ऐसे ही होगा, ये 4-5 दिन रहेगी मेरे ख्याल में, हाँ कुछ ऐसे ही है, काउंट कर लेते ज़रा। तो रमज़ान की आमद है और रमज़ान में सब बड़ा लथार्जिक सा फील कर रहे होते हैं क्योंकि डेफिनेटली सबने रोज़ा रखा होता है और गर्मी अभी से बहुत बढ़ रही है। कुछ तो शहर ऐसे हैं कि जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, तो कोशिश सबकी ये होती है कि टूट फूट वाले काम जितने भी हैं ना, ये सब के सब रमज़ान से पहले कर लिए जाएँ ताकि रमज़ान में आप अल्लाह ताला की इबादत कर सकें आसानी के साथ। रोज़े अपने घर में जो लोग रह रहे होते हैं उनकी भी कोशिश यही होती है कि बाहर कम से कम निकला जाए, या फिर लोग रमज़ान में अफ्तारी के बाद मोस्टली अपने दूसरे काम करना पसंद करते हैं। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं और यही ज़िंदगी का हुस्न भी है। कभी लाइफ अप होती है तो कभी लाइफ डाउन होती है, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आने वाली जो मुश्किलात हैं उसका डटकर सामना करें और अल्लाह ताला तो वैसे भी उन लोगों की मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करते हैं। ये आपने ज़िंदगी में जो की नोट है वो हमेशा याद रखना है। मैंने भी इसे अपने पल्ले से बहुत ज़ोर से बांध लिया है, जैसे लोग अक्सर दुपट्टे में पैसे भी बांध लेते हैं, ठीक है। तो एनीवेज, आज हम कुछ एक और इंटरेस्टिंग सेगमेंट के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जो कि होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड। ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। एक तो ये कि हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि पाकिस्तान की स्टैंडिंग क्या है, हम दूसरे बड़े ममालिक से क्या इस डिपार्टमेंट में हम जो हैं वो आगे हैं या पीछे हैं, या वक्त के साथ साथ रहते हुए इसमें पाकिस्तान में बेहतर तरीके से कामकाज हो रहा है। क्योंकि जहाँ पर ये एक आम आदमी की ज़रूरत है या फिर हमारे हसास इदारों के हवाले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम लोग बात करते हैं, वहीं पर जब हम हसास इदारों की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि पिछले अगर 11 माह से हम मुल्क में पॉलिटिकल सिचुएशन को देखें तो बहुत सारी ऑडियो लीक्स, बहुत सारी वीडियो लीक्स, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी चीज़ें, कभी फेक रिपोर्टिंग, कभी किसी के हवाले से फेक पिक्चर का मंजर यहाँ पर आ जाना, कि यहाँ तक कि बहुत सी ख़वातीन सहाफ़ियों पर भी क्वेश्चन मार्क लग गए। तो जो आपके घर की बहन बेटी की इज़्ज़त है वही किसी भी खातून सहाफ़ी की इज़्ज़त होगी, या फिर किसी भी मेल सियासतदान के साथ कोई भी नाजेबा, कोई भी ऑडियो लीक मंजर यहाँ पर आई है तो अपने घर के बाप भाई बेटे पर भी वो चीज़ रख कर देखिए। तो जनाब व्यूअर्स, जहानत, जिसे हम इंसानी जहानत कहते हैं, इसको आज मशीनों से तब्दील किया जा रहा है। क्या हकीकत में ये सब कुछ पॉसिबल हो रहा है? इस पर हम आज बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के दौर में क्या इंसानी जहानत से खासी आगे निकल गई है, और पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं क्या वो दुनिया में भी इस्तेमाल होते हैं? क्या पाकिस्तान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया से पीछे है या फिर दुनिया के साथ साथ है? हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं इनामुल्लाह खान, जो कि किंग्स कॉलेज लंदन के विजिटिंग रिसर्चर भी हैं, और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में इनामुल्लाह खान ने PhD की डिग्री हासिल कर रखी है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। इनाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। इनाम, मुझे ये बताइए, मैंने तो अपनी तरफ से थोड़ी सी व्यूअर्स को समझाने की कोशिश की है दैट व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये मैंने जो समझाया वही वाला है या थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है? नहीं, इसको हम अभी इलाबोरेट करेंगे। प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। अगर वैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टर्म को देखें तो इसके टर्म में आता है आर्टिफिशियल एंड देन द अनदर वर्ड कम टू अस दैट इज इंटेलिजेंस। ठीक है। तो अगर हम आर्टिफिशियल को देखें तो इट्स का मतलब हम उर्दू में कह सकते हैं मसनूई। मतलब इसको हम ऐसे देखते हैं कि यू कैन मिमिक सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज लाइक ए ह्यूमन। इसको ऐसे मतलब तशबीह दी जाती है बैक इन 1950s। इसको मतलब जैसे मतलब मुतारिफ करवाया गया इन द वर्ल्ड। कोई एग्जांपल? हाँ, लाइक इफ अ person is standing in front of us, on another side if we are having a robot, so that robot can similarly act like a human. ओह, लेकिन जैसे कि मैं एक्ट कर रही होंगी वो रोबोट सिंक कर रहा होगा मेरे साथ साथ। Exactly, that robot can do whatever like the way you are doing. So basic, this is artificial intelligence. ये एक किस्म है। ये एक किस्म है, मज़ीद और टाइप्स भी हैं। there are so many। वो वाली टाइप थी जो मैंने बताई थी वो बिल्कुल नहीं थी। नहीं, वो भी है। वो भी है ना, ठीक है। मैंने गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पास ऑन नहीं की आगे। Yeah, that's true। अगर इसी चीज़ को हम थोड़ा सा आगे देखें तो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो डायरेक्टली यूज़ हो रहा है ना सिर्फ ह्यूमन की मिमिक्रीज में, और मतलब वो
वो डायरेक्टली जैसे कोई भी मतलब आर्टिकल के लिए कहता है कि राइट मी दिस सॉर्ट ऑफ अ स्टफ रिगार्डिंग एनी सॉर्ट ऑफ अ एसे और लाइक दैट, तो वो डायरेक्टली कर लेता है। तो द आइडिया बिहाइंड दैट इज ऑल्सो AI। सो AI कैसे काम कर रहा है? इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन डेटा सेट्स। अगर मतलब पिछले 5 साल के डेटा सेट्स, 10 साल के डेटा सेट्स इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिए जाते हैं, तभी उन्हीं चीज़ों को मतलब पैटर्न्स को देखते हुए वो फिर काम करता है। सही। अगर हम मशीन को देखें तो मशीन में भी हम ऐसे डेटा सेट्स लेके आ जाते हैं, लेकिन ये फ्यूचर की प्रिडिक्शंस नहीं कर सकता। अभी रिसेंटली जितना काम वहाँ हो रहा पर है, अशरफुल मखलूकात ही सबसे आगे है। हाँ, इसमें मैं इवन एथिक्स पे मैं आऊँगा तो मैं इसमें मैं लाजमी इस चीज़ को मतलब हाईलाइट करूँगा कि कैसे ह्यूमन इंटरवीन कर सकता है, क्योंकि अभी आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग अप टू नेक्स्ट लेवल। वी कॉल दैट रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक ऐसी चीज़ है इसमें कि मतलब वो खुद से रीजनरेट होने की कोशिश कर सकता है, वो खुद से लर्न कर सकता है और वो खुद से सारी चीज़ें कर सकता है मशीन। तो मतलब उस टाइम पे फिर दिस इज अ टफ क्वेश्चन फॉर द ह्यूमंस के अगर ऐसी चीज़ें आ जाएंगी, इफ द रोबोट्स विल बी डूइंग ईच एंड एवरीथिंग। इंसानी ज़हन को ये कम्पीट कर सकता है, उसको बीट कर सकता है? Up to some extent, I will add with this thing कि मतलब अभी recently तो नहीं, it's been done in 2015। 2015 में एक कंपटीशन हुआ, अच्छा, AI टेक्नोलॉजी और एक ह्यूमन के बीच में। अच्छा, तो that was a basically they was trying to play a game। और मतलब ह्यूमन did not got a single point और मशीन ने 5 पॉइंट ले लिए। तो मतलब एट दैट टाइम इन 2015 they were, yes, और वो बेस्ड था इसी चीज पे कि मतलब वो खुद ही मूव्स को मतलब देख रहा था, मशीन वाज प्रेडिक्टिंग on itself on the spot और मतलब human intelligence was failed at that time। हाँ, तो मतलब इधर एक चीज ये आ जाती है, एक मतलब कॉमन चीज के मतलब अगर ऐसे मशीन्स आ जाएंगे तो they will take over the whole world। तो मतलब अगर ये चीज़ आ जाती है तो मतलब मेरे ख्याल में इसके हवाले से हमें AI विद एथिक्स को थोड़ा सा देखना होगा कि मतलब इसके एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कैसे जा सकता है। ये बताइए ना कि हम जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जहन में एक ही इदारा और होता है IB का, इंटेलिजेंस का, ISI का, ठीक है ना, कि ये इदारे जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टूल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या हमारे यहाँ आपको लगता है कि कुछ बिजनेस सेक्टर्स ऐसे हैं कि जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टूल्स को इस्तेमाल करना ना सिर्फ इकोनॉमी के लिए बड़ा अच्छा हो सकता है, बल्कि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें बड़ा एक अच्छा वो दे सकती है? AI की टूल्स एंड टेक्निक्स कैन हेल्प अस एवरीवेयर। अगर हम इवन पाकिस्तान में भी देखें तो पाकिस्तान में हमें हेल्प आउट कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ इधर जितनी टेक्नोलॉजीज बनी है, सियासतदानों के खिलाफ ही हेल्प आउट कर रहा है, मुझे तो लग रहा है। तो ऑनेस्टली मैं बताऊं तो इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे क्योंकि ये फेक न्यूज़ के बारे में काफ़ी चीज़ें आ रही हैं इस हवाले से। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली उस चीज़ को देखें तो मतलब वो हमें हेल्प आउट कर सकता है। कैसे हेल्प आउट कर सकता है? क्योंकि मतलब अगर AI यू कैन यूज इट in business, you can use it in hospitals। अभी recently I was there in UK, King's College London, तो their scientists was planning and they are working on it and they are basically working on what के मतलब they are hiring some spaces and people's researchers and in a near future you guys will see के उधर robots होंगे, they will be doing your operations, they will be doing each and everything। You will like just enter into the hospital और उस hospital में there will be not a single person, a human will be there। each and everything will be robots। नहीं, ऐसा भी नहीं होगा कि उस रोबोट को जो है वो सिस्टमैटिकली कोई ह्यूमन उसको मॉडरेट कर रहा हो? हाँ, इसमें अभी हाँ ये बात आ जाती है। नो डाउट इट्स अ बिग क्वेश्चन के मतलब ये जितनी टेक्नोलॉजीज आ रही है दे ऑल आर मेन मेड, ह्यूमंस ही बना रहे हैं। लेकिन ये कितनी हार्मफुल है, हार्मफुलनेस को देखते हुए AI इज हाउ मच डेंजरस। ये तो दुनिया की बात मुझे बता रहे हैं ना, ये बताइए कि पाकिस्तानी हम खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में हमारी स्टैंडिंग क्या है? Where are we standing? At the moment we are a little bit 10 में से कितने नंबर देंगे?
हमारी कैपेसिटी? आई विल सजेस्ट के मतलब इट्स 5 और 6 आई विल से। हम बहुत पीछे हैं इन टेक्नोलॉजीज में एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। सो मेनी प्रोफेसर्स एंड यूनिवर्सिटीज आर इन्वॉल्वड इन दीस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज। और अगर हम बात करें इंटेलिजेंस और इन इदारों की, तो मैं मिसाल दूंगा इसमें चाइना की, क्योंकि एआई में जितना यूज हो रहा है, ऑल ऑफ द स्टफ आर वर्किंग ऑन डेटा सेट्स। तो जितना बड़ा डेटा होगा, अगर हम कंट्री को देखें, चाइना इट्स अ बिग कंट्री, तो दे आर प्रोवाइडिंग यू बिग डेटा सेट्स। तो उन डेटा सेट्स पे प्रिडिक्शन करना इट्स क्वाइट ईजी। तो उधर अगर हम ये बात करें कि मतलब एआई इज फास्टली इवॉल्विंग इन चाइना, तो इसमें कोई मतलब शक की बात नहीं है। इसमें मेरे पास 2-3 चीजें आ जाती हैं, जरा मैं आपसे उस पर थोड़ी सी नॉलेज लेना चाहूंगी। ये जो आप कह रहे हैं ना कि डेटा वर्किंग पर काम करना बहुत जरूरी है, तो इना सीपैक हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, उसमें भी अभी भी कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स देखे जा रहे हैं, तो क्या वहां पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इन टूल्स को इस्तेमाल किया जा सकता है? और अगर हम लोग अपने डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि डेवलपमेंट सेक्टर में हमारे पास क्या क्या काम है, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा ना, बाराकोम में भी पुल गिर गया था, वहां पे भी खासे मसाइल पैदा हुए थे। तो मैं प्रिडिक्शन की बात नहीं कर रही, लेकिन जो मटेरियल, जो डेटा हम यूज करें, इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी कि मजीद किस तरीके से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि मतलब ये नहीं कि केस चल रहा है, मामला क्या है क्या नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अगर आपकी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे उसके आउटकम्स या उसकी नेगेटिविटी क्या हो सकती है। नहीं, नो डाउट ये बात तो ठीक है। सीपैक इज राइट नाउ इट्स अ बिग प्रोजेक्ट फॉर पाकिस्तान, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम इस चीज़ को देखें कि पाकिस्तान कितना ग्रो कर रहा है इन चीज़ों में, तो मैं सोचता हूँ कि वी आर फार बैक फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज। इसमें लैग कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ऑलरेडी अपना काम प्ले कर रहा है कि मतलब काफ़ी ऐसे गवर्नमेंट इदारे हैं जो कि इन इनिशिएटिव्स को, स्टार्टअप्स को फ़रोग दे रहे हैं एआई बेस्ड। तो उसमें इवन एक चीज़ मैं मतलब ऐड करूँगा कि मतलब we are not moving towards safe AI। मतलब क्योंकि AI जितनी मतलब डेवलप होती जा रही है, लोग कह रहे हैं कि द नेक्स्ट थिंग विल बी एडवांस जनरेशन। हमारे यहाँ पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किन मसाइल के हल के लिए या किन मामलात के लिए हो रहा है? ऑनेस्टली अगर इस चीज़ पे हम बहस करें तो दिट विल बी लाइक दैट के मतलब अभी फेक न्यूज़ पे मतलब काफ़ी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। अगर लेट्स से मतलब हम इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, अप टू सम एक्सटेंट, लेकिन पॉजिटिव यूज़ भी हो सकता है। लेकिन ये है कि हो सकता है, हो नहीं रहा है ना, इतना नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम इस चीज़ को देखें कि रादर देन इफ वी आर मूविंग टुवर्ड्स लाइक टिकटॉकर्स, अगर हम इन लोगों को लेके आ रहे हैं, तो उसी चीज़ को देखते हुए जैसे पॉप स्टार्स आर quite famous over here in Pakistan and even in most of the countries. तो China is doing what for this thing? वो क्या कर रहा है कि they are making programmers and robotics engineers like a pop stars. How? वो क्या कर रहे हैं, दे आर मेकिंग लाइक दे आर डूइंग कंपटीशंस विद डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अभी रिसेंटली मैं एक रिपोर्ट देख रहा था चाइना में, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि दे वाज प्लानिंग अ कंपटीशन और उसमें अराउंड 170 यूनिवर्सिटीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड वाज दे वाज लाइक पार्टिसिपेटिंग इन दैट। तो उसमें क्या हो रहा था, 140 वाज फ्रॉम चाइना एंड द रेस्ट ऑफ फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो उसमें हो क्या रहा था, उस कंपटीशन में robots was like playing games and there was like some other person, he was like controlling that robot। तो उसको वो लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे थे और नेक्स्ट लेवल पे मतलब उसकी अप्रिसिएशन नेशनल लेवल पे वो कर रहे थे। तो आई थिंक अगर इस तरह की कंपटीशंस पाकिस्तान में भी लाए जाएं, तो मैं सोचता हूँ कि मतलब इट विल बी लाइक AI विल बी देन अ फन पार्ट फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द रिसर्चर्स, एंड देन दे कैन प्ले डू व्हाटएवर दे वांट। तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम पाकिस्तान में किन किन सेक्टर्स में यूटिलाइज कर सकते हैं? इन ईच एंड एवरी सेक्टर वी कैन पुट AI ओवर देयर। अगर हम इवॉल्व कर रहे हैं अनमेन एरियल व्हीकल्स की तरफ, अगर हम इवॉल्व कर रहे हैं मशीन्स की तरफ, अगर हम बात कर रहे हैं मतलब ये हॉस्पिटल्स की तरफ, तो एवरीवेयर वी कैन यूटिलाइज दैट। अच्छा इनाम, आपको लगता है हमारे यहाँ एक थोड़ा सा फेलियर है जो कि एडमिट करना चाहिए गवर्नमेंट को खुद? मैं सिर्फ मौजूदा गवर्नमेंट की बात नहीं करूँगा, ओवरऑल भी मैं देखूँ तो हमारे यहाँ हम लोग इस गवर्नमेंट इस तरफ ज़्यादा कम उनकी तवज्जो होती है, प्राइवेट सेक्टर ज़रा ज़्यादा इसको एक्नॉलेज कर रहे होते हैं। तो आपको लगता है इस किस्म के जो स्टार्टअप्स पे लोग काम कर रहे हैं उनको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेशन में जाना चाहिए, अपने आइडियाज को मैक्सिमम पिच करना चाहिए?
ऑनेस्टली अभी पाकिस्तान में उस लेवल की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जैसे मतलब बाहर के डेवलप कंट्रीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं। हम इवन इस चीज़ में भी लैक कर रहे हैं कि अगर एक कॉमन एक इफ देयर इज़ अ मैंगो मैन और वो चाह रहा है कि मतलब मतलब वो क्या कर लेता है कि कुछ पैसे अर्न कर लेता है, तो द फर्स्ट थिंग केम अप इन हिज माइंड के बाय अ प्रॉपर्टी, ठीक है, और वो कोशिश करता है कि इन्वेस्ट इन अ प्रॉपर्टी। आई एम गिविंग अ नियर बाय फ्यूचर अब तो प्रेडिक्शन। लोग प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करते हुए 10 दफा सोचे, जो हमारी इस वक्त इकोनॉमी की हाँ, पॉलिसी। तो अगर मैं इस चीज के हवाले से आप लोग को एक नई चीज बताऊं, वो क्या है कि इन अ नियर फ्यूचर लोग algorithms में इन्वेस्ट करेंगे। They will be not investing in properties. And what is algorithm? Algorithm, like it's back in, I will say, like 500-600 years ago, there was a mathematician, Muslim scientist he was, and he given the idea about algorithm. His name was Al-Khwarizmi. ठीक है। और उसने कहा कि मतलब हम कोई भी सोल्यूशन दें तो it will be like the solution will be step by step. तो मतलब either it will be a complex problem, तो उस complex problem को आप मतलब narrow down करके in step by step you can perform that. So that is basically called algorithm. तो अभी algorithms जो है, if you will be having a robot in your house, तो you must train that robot with some specific algorithm. If you want that he should serve you some tea, coffee or anything, तो वो रोबोट सबसे पहले उसको तो चाहिए होगा घर में काम करने वाली मासियों की छुट्टी होगी, ठीक है। हाँ, लेट मी टेल यू वन थिंग अबाउट दैट कि अगर हम देखें ड्राइवरलेस कार्स आर ऑल अराउंड द वर्ल्ड नाउअडेज। यूके में देखते हैं, चाइना में देखते हैं, ड्राइवरलेस कार्स आर नाउअडेज। तो आप खुद सोचिए कि अगर ड्राइवरलेस कार्स आ गए तो ये ट्रक ड्राइवर्स किधर जाएंगे? मतलब ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोग्राम इतने आगे बढ़ जाएंगे दुनिया में कि सिर्फ पाकिस्तान ही, बल्कि पाकिस्तान तो शायद बाद में बारी आएगी कि डेवलप्ड कंट्रीज जो है वहां पर इंसानी जो कैपेसिटी है वो खत्म होती चली जाएगी, मतलब इंसानी काम जो है वो खत्म होता चला जाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तरजीह दी जाएगी और रोबोट्स जो हैं वो हमें काम करते हुए नजर आएंगे। और जो आपने एल्गोरिथम की उसके कॉन्सेप्ट पर बात की है, तो उसमें भी मेरे ख्याल में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की तरफ ही मामला चले जाते हैं कि वो चीज़ उस तरीके से काम करना। Practitioner or an engineer is going to make a software, first he work on an algorithm कि कैसे वो सॉफ्टवेयर बनेगा, कैसे वो हार्डवेयर पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। सो द फर्स्ट पार्ट फॉर द सॉफ्टवेयर मेकिंग इज अल्गोरिथम। और अगर हम इस चीज़ को देखें तो इसमें एथिक्स का मैं चाहता हूँ, मैं हर जगह जब भी जाता हूँ तो मैं ए विद एथिक्स को लाजमी हाईलाइट करता हूँ कि अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं इट्स अ गुड थिंग फॉर अस, लेकिन लेट्स से इफ वी आर मूविंग इन अ ड्राइवरलेस कार, अगर उसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाए, कोई पेडेस्ट्रियन, who will be responsible? So I want that there should be some laws for that. कुछ अच्छे laws बनने चाहिए, क्योंकि अगर ह्यूमन इधर इंटरवीन नहीं करेगा, आपने पहले बात की ना कि मतलब ह्यूमन का इंटरवेंशन कितना होगा, तो मैं सोचता हूँ कि ह्यूमन को हर जगह पे होना चाहिए ताकि एथिक्स को बेसिकली डिफाइन किया जा सके इन द न्यू एजिंग टेक्नोलॉजी। और AI is nowadays even more evolving towards the AGI, they call it AGI, like it's a next generation like intelligence they call it, and also to one another technology that is called SBI, that is more relevant towards the biological sciences, क्योंकि जब भी हम AI को स्टडी करते हैं तो मतलब to a common person they call it artificial intelligence, yes. but अगर हम इसकी वर्किंग को देखें तो it more towards the neurons, how the neurons are working, because the main technology is taken from the human brain. अच्छा इनाम, अभी जब हम लोग इस सारे मामले पर बात करें तो कहते हैं किसी चीज़ के अगर फ़ायदे होते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं, लेकिन ये इंसानी फितरत है कि वो फ़ायदे पहले सोचता है, नुकसान बाद में सोचता है। लेकिन जिस टेक्नोलॉजी का हम जिक्र कर रहे हैं वो बड़ी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नुकसानात किस सूरत में हमें उठाने पड़ सकते हैं? हाँ, अगर इस हवाले से हम बात करें तो वैसे ये कॉमनली एक मतलब सेंटेंस मतलब काफ़ी फेमस हो रहा है कि AI इज क्वाइट डेंजरस। हाउ AI इज डेंजरस? अगर इसी चीज़ को हम देखें ना तो ड्रोन्स या मशीन्स या रोबोट्स जो है अगर वो खुद से लर्न सारी चीज़ें करें तो let's say drone is also a robot, yes. so they can target the specific destination or whatever they want by their self. तो ये काफ़ी मतलब important factor है इस चीज़ में। मेरे ख्याल में इस चीज़ को completely
इस लेवल पे बैन करना चाहिए इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ को। अगर ऐसी टेक्नोलॉजीज़ पे अगर हम गुड्स की तरफ जाएं, इफ़ वी मूव टूवर्ड्स बेटरमेंट फॉर द ह्यूमन सोसाइटी, इट्स अ गुड थिंग। लेकिन अगर आप ऐसे मिलिट्री सॉर्ट ऑफ स्टफ में ऐसे इनकॉर्पोरेट कर रहे हो एंड दे आर रीजनरेटिंग बाय देयर सेल्फ और वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये बहुत ही मतलब डेंजरस है फॉर द ह्यूमंस, क्योंकि उनका कोई पता नहीं चलता कि मतलब वो सिविलियंस को मार दें, वो कुछ भी कर दें, क्योंकि इट्स अ रोबोट, यू कांट से टू एनीथिंग। तो मतलब इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। तो इधर भी मतलब ह्यूमन एथिक्स और मतलब एआई एथिक्स को मतलब हमने प्रॉपर्ली स्टडी करना होगा। और मेरे ख्याल में काफ़ी रिसर्चर्स ने इसके हवाले से बात की भी है कि इस टाइप की टेक्नोलॉजीज़ को मतलब अगर ह्यूमन गुड्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इट्स अ गुड थिंग, बट रादर देन फॉर लाइक मिलिट्री सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइजेज और तो उसके नेगेटिव कंसिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल में अगर वो खुद से डिसीजन ले रहा है, क्योंकि एआई में डेटा प्रोवाइड किया जाता है और उसी डेटा के थ्रू वो डिसीजन लेता है, लेकिन अगर वो डिसीजन खुद से लेगा तो देन इट्स नॉर्मली तो हम ड्रोन में यही देखते हैं कि मतलब बैक साइड पे एक बंदा बैठा है, देयर इज अ थर्ड पर्सन इन द बेस स्टेशन एंड ही इज कंट्रोलिंग ऑल ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन अगर वो ड्रोन खुद से ही इसमें मैं ये कहूँगी, देखिए जो इंसान है ना, अल्लाह ताला ने इंसान को बड़े एहसासात के साथ पैदा किया है। उसमें जहाँ पर इंटेलिजेंस मौजूद है, खुदा ने एक इंसान को मुकम्मल बनाया है। वो अलग हो सकता है कि उसके अंदर कुछ अपनी ज़ाती खामियाँ हो सकती हैं, फितरतन हो सकती हैं, लेकिन वो जो जज्बात का मादा अल्लाह ताला ने इंसान में डाला है ना, वो इसीलिए डाला है कि बहुत बड़ी बड़ी जंगें भी जब हो रही होती हैं तो वहाँ पर आपके लिए एक डायलॉग सिस्टम होता है, एक टेबल टॉक होती है, जहाँ पर आप चीज़ों को बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो रोबोट के अंदर वो एहसास नहीं होंगे। जैसे कि कार की ही मिसाल दे रहे थे इनाम के, अगर कार खुद से जो है वो सारे मामला देख रही है और अगर उसी गाड़ी से किसी का खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है, देन हु विल बी रिस्पांसिबल फॉर दिस? वो आदमी जो कि उस गाड़ी में बैठा है, नो मैटर व्हाट, वो गाड़ी में पीछे बैठा है, जरूरी नहीं कि वो ड्राइविंग सीट पर आगे बैठा है, क्या कर रहा है, क्योंकि वो ड्राइवरलेस कार है ना, उसको आपको स्टीयरिंग घुमाने की, चलाने की जरूरत नहीं, आप मजे से पीछे बैठ के निकले। लेकिन कोई हादसा हो गया, किसी की जान चली गई या कुछ हो गया, तो कौन उसका जवाब देगा? क्या वो कंपनी जवाब देगी जिससे आपने वो गाड़ी खरीदी थी, या फिर आप ये कह के निकल जाएंगे कि भाई ये तो मशीन थी और इस पर मेरी ग्रिप नहीं थी, मुझे नहीं पता ये हादसा कैसे होगा, सो मैं इस इंसानी जान के ज़िया के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तो हर चीज़ की कोई ना कोई एक जहाँ पर अच्छाई होती है वहीं पर कुछ ना कुछ बुराई होती है, और बुराई को हम कैसे उस पर काबू पा सकते हैं? इंटेलिजेंस के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू नहीं। तो आपने वहाँ पे अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करनी है और आपने कुछ ऐसे कवानीन इंट्रोड्यूस करवाने हैं कि जिससे लोगों की ज़िंदगी भी महफूज रहे, इंसानी रोज़गार भी महफूज रहे। क्योंकि अगर रोबोट्स ही हो जाएंगे तो इंसान खाएगा क्या, पिएगा क्या, कमाएगा क्या? ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें भी हैं जिनका हमने ख्याल खुद से रखना है। थैंक यू सो मच इनाम, बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। और जो आपने कहा ना, जब मैंने इनसे पूछा कि किन किन सेक्टर्स में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं या कहाँ कहाँ पे करें, तो उन्होंने कहा कि जरा आप करने में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन हम अगर कहीं पर करते हुए नजर आ रहे हैं तो वो फेक न्यूज़ की तरफ, फेक ऑडियो वीडियोज़ की तरफ। तो खुदा रहा इससे एहतियात कीजिए। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून, प्रोग्राम कैफे माकला जी। तो वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले इनाम के साथ डिस्कशन हो रही थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, तो अब कुछ और ही आप लोग कहेंगे ज़रा आपने ऐसा लगता है कि सारे ही जो है ना वो साइंटिफिक मामलात को ज़रा और रखा है, और ये सोच के उसने आज अपने प्रोग्राम का रनडाउन बनाया है। रनडाउन की नौयत थोड़ी सी लिहाज से भी मुख्तलिफ हो सकती है कि जहाँ पर हम लोग अपने वीकेंड्स को बड़े अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे होते हैं, वहीं पर अक्सर बच्चे जो चाहे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हो, FSC के हों, FA के हों, मैट्रिक के हों, या फिर बैचलर्स की डिग्री जिनकी ख़त्म हो चुकी हो। मेरे टाइम पर मुझे याद है मैं अखबार पकड़ के और मार्क कर रही होती थी कि अच्छा यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो ज़माना बदल गया है, अब बच्चे ऑनलाइन जाकर भी सिस्टम में कॉपी पेस्ट मारते हुए देखते हैं कि अच्छा फलाने दिन जाके मैं वहाँ पर अपना CV जो है वो रख सकता हूँ। लेकिन नौकरी करने का रुझान अब हमारे स्टूडेंट्स में, हमारे तलबा में खासा कम हो रहा है। हाँ, नौकरी वो बच्चे ज़रूर करते हैं, लेकिन मैट्रिक, इंटरमीडिएट या बैचलर्स की डिग्री मुकम्मल होने तक उनकी कोशिश अब ये ज़रूर हो रही है कि जब हम अपनी डिग्री हासिल कर लें और एक रेलिवेंट सब्जेक्ट के साथ हासिल करें, क्यों ना हम मुआशरे में खुद से अपना कारोबार करें। हमारा कोई अपना स्टार्टअप होना चाहिए जिससे हम लोगों के लिए रोज़गार के मौके जो हैं वो फ्राहम करने के काबिल हो सके। तो ऐसे में एक इदारा है जो इन स्टूडेंट्स को, जो इन तलबा को बड़ा पुश जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। मैं बात कर रही हूँ नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर की, और इन स्टार्टअप्स को जो है कि वो खासे हद तक मौके भी फ्राहम करता है जिनमें आगे बढ़ने का पोटेंशियल होता है। 6 से 12 माह के अरसे में एक स्टार्टअप
अपने काम को आगे बढ़ाते हुए और उसको अगले लेवल तक पहुंचा सकता है। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर 2016 में कायम हुआ और वजारत इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और इग्नाइट नेशनल फंड और दीगर इदारे इसमें शामिल रहे। NIC यानी कि नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर ने अब तक 230 स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट किया है। ये कोई छोटा फिगर नहीं है, ये तकरीबन बहुत एक अच्छा फिगर है। और कारोबार की तरक्की हो या फिर सरमायाकारी की तैयारी हो, इन समेत दीगर शोबों में ये लोगों की मदद करता है। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के हवाले से आज प्रोग्राम में हमें इनवाइट किया है प्रोजेक्ट डायरेक्टर NIC जनाब परवेज अब्बासी साहब को, जो कि शायद आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। अभी जो चीज़ आप मुझसे ऑफ द कैमरा डिस्कस कर रहे थे, मैं चाहती हूँ कि ज़रा लोगों के सामने आप खुद भी बताएं कि जब से आप इस इदारे के साथ वाबस्ता हैं उस वक्त से लेकर अब तक हमारी सोसाइटी में कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनको इस इदारे की वजह से जॉब्स मिली हैं, या फिर कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सर कामयाब हो चुके हैं अब तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने आज दावत दी है। तो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर 2016 में जब हमने शुरू किया था, उस वक्त हमें पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम नज़र आता था। तकरीबन 10 करोड़ बच्चे जो हैं पाकिस्तानी, वो 30 या 30 साल की उम्र से कम हैं। कोई भी हुकूमत दुनिया में इतनी जॉब्स क्रिएट नहीं कर सकती। तो हमने मशवरा ये दिया हुकूमत को कि क्यों ना हम इनको कारोबार सिखाएं, टेक्नोलॉजी इनेबल करें, ताकि जॉब क्रिएटर्स बन जाएं इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर्स। अल्हम्दुलिल्लाह 2016 से पहला नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर जब इस्लामाबाद में शुरू हुआ है, तो माशाल्लाह अब हमारे पास 7 इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। और क्योंकि बड़े शहर हैं कराची, लाहौर वगैरह, तो कुल टोटल जो जॉब्स हमने क्रिएट किए हैं पिछले 5-6 सालों में, वो 1,20,000 से ज़ायद हैं, जो हमारा बुनियादी मकसद जी बुनियादी हमारा जो मकसद था। अल्हम्दुलिल्लाह एक तो ये था। दूसरा ये है कि 2016 में जब हमने शुरू किया था, तो इकोसिस्टम जिसको हम कहते हैं ना, स्टार्टअप इकोसिस्टम, वो बहुत ही नेसेंट था, यानी कि अर्ली स्टेजेस में था। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह हमें 3-1 साल लगे हैं इसको थोड़ा सा किक स्टार्ट करने के लिए, लेकिन मुझे बेहद खुशी होती है आपको ये बताते हुए कि 2020 से के बाद हमारे पास माशाल्लाह इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान में खासी आई हैं। जस्ट टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, $77 मिलियन जो हैं 2020 में आए हैं, और 2021 में $350 मिलियन, और पिछला साल यानी कि 2022 जो अभी कंप्लीट हुआ है, इसमें तकरीबन $380 मिलियन जो है इन्वेस्टमेंट हुई हैं। और ये कंबाइन अगर आप करें तो $800 मिलियन से ज़ायद हैं, ऑलमोस्ट $1 बिलियन पिछले 3 सालों में। तो ये हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। आज भी माशाल्लाह बावजूद के ग्लोबल डाउन टर्न है, जब मुख्तलिफ चैनल्स हम देखते हैं तो हमें मायूसी ही नज़र आती है और ख़बरें ऐसी ही मिलती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इवन टुडे पाकिस्तान में $multi-million इन्वेस्टमेंट्स अगर हर रोज़ नहीं होती तो हर हफ्ते में कुछ ना कुछ हो रही होती। अच्छा सर, मुझे ये बताएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तकरीबन कई महीने गुजरे, क्वार्टर में मुकम्मल होने वाला है, इंपोर्ट्स बंद हुई हुई हैं, तो जब आपके पास स्टूडेंट्स काम कर रहे होते हैं मुख्तलिफ स्टार्टअप्स के हवाले से, तो कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी है कि जिनकी असेंबलिंग के लिए हमें कुछ ना कुछ चीज़ बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ती है। NIC को उस सूरत में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, या फिर हमारे स्टूडेंट्स को भी? इसमें तो दो राय है नहीं कि ये मसाइल हैं, लेकिन और ऑब्वियसली ये इंपोर्ट ना होने की वजह से स्पेयर पार्ट्स, कंपोनेंट्स, ये इशू है। लेकिन हम जो है ना, हम दूसरे नज़रिए से इसको देखते हैं। ठीक है। हम जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ की नज़रों से देखते हैं, कि बजाय हम ये चीज़ बाहर से मंगवाएं, क्यों ना हम इसका मुतबादल लोकल पर बना लें, जहाँ पे बना दें। मुझे बेहद खुशी होती है आपको बताते हुए कि पाकिस्तान में नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में भी हमने मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ इम्पोर्ट बनाई हैं यहाँ पे। और ना सिर्फ लाखों डॉलर बचाए हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हमने यहाँ पे की हुई है। ज़बरदस्त। और सर, आपका जो इदारा है NIC, ये किस किस्म के स्टार्टअप्स को पुश फ्राहम करता है, या मतलब आप लोग किस तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ देख रहे हैं, या फिर कुछ और मामलात भी हैं, सॉफ्टवेयर है, या मतलब किस किस्म के प्रोजेक्ट्स को ज़रा प्रमोट किया जाता है? हमारी जो क्योंकि फंडिंग मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है, तो उनकी रिक्वायरमेंट है कि जो भी हम काम करें वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो। ठीक है। तो 100% इसके अंदर हम कहते हैं 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजीज। अच्छा। जो फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, थोड़ी देर पहले भी बात हो रही थी, मशीन लर्निंग, VR, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, बिग डेटा। सो मुख्तलिफ जो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजीज है, उनको हम सामने रखते हुए
इंडस्ट्री एग्नोस्टिक है, यानी कि एग्रीकल्चर में भी हो सकता है, एजुकेशन में भी हो सकता है, हेल्थ में भी हो सकता है, फिनटेक में भी हो, बैंकिंग में भी हो सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मुझे याद है मैंने कुछ अरसा पहले NNIC विजिट किया था, तो वहाँ पर एक और स्टार्टअप था, एक पानी की बॉटल थी, सैलाब ज़दगान के हवाले से पानी को साफ़ करने का तरीका बताया जा रहा, किसी किस्म की कोई बैटरी उसके अंदर इस्तेमाल नहीं थी, बस एक कुछ अपनी ही जहानत को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कुछ चीज़ें, कुछ मतलब एक डिवाइस का भी उसके अंदर इस्तेमाल नहीं था, और बड़े अच्छे तरीके से पानी जो था वो साफ़ हो रहा था, नीचे गदला पानी था, ऊपर साफ़ था, लेकिन जब आप उसको गिलास तक वो पानी पहुंच रहा था, कोई पाइपलाइन वगैरह कुछ इस तरीके से इस्तेमाल की थी। सर मुझे ये बताइए, ये जब ऐसी चीज़ें होती हैं कि कोई भी जब तक हमारे हाथ में कोई मशीन नहीं ना हो, कहीं पर कोई स्विच ना लगा हुआ हो, हमें यकीन नहीं आता कि ये काम ऐसे हो सकता है। आपके यहाँ बच्चे स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, लोगों ने सराह रहे हैं, लेकिन एक आम फहम आदमी को, एक लोकल कम्युनिटी को किस तरीके से ये बात बावर करवाई जाए कि नहीं ये मामला बिल्कुल ठीक है, आप इससे पैसे और एनर्जी दोनों बचा सकते हैं? इसमें अगर आप देखें ना, तो रुझान हमेशा मैं समझता हूँ कि सोसाइटी के जो लीडर्स हैं ना, वहाँ से शुरू होता है। मोबाइल फ़ोन की अगर हम एग्जांपल देते हैं, आज माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में 170 मिलियन से ज़ायद लोग मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप देखें कि इवन जो SEC क्लास जिसको हम कहते हैं कि लोअर इनकम क्लास में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये पहले दिन ऐसा नहीं था। पहले दिन वो हमारे जो एलिटिस्ट हैं, और ये इसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते हैं। इसी तरह अगर आप देखें आजकल माशाल्लाह पाकिस्तान में सोलर जो है, कुछ ज़रूरियात की वजह से, कुछ कॉस्ट की वजह से, मैंने मैसेज की तरफ आना भी है आपसे। हाँ। क्योंकि सर बहुत महंगे, कोई ऑल्टरनेट आप लोग बना रहे हैं कि जो हम लोगों को सोलर पैनल्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं, बहुत महंगे। मतलब आप घर में बिल फर्ज करें, अगर आप सोच रहे हैं 10 साल बाद आपको नहीं पता आप हैं आप नहीं हैं, आप 10 साल की सारी इन्वेस्टमेंट अपनी छत पे कर दें, मतलब ये तो नहीं समझ आती। सही है। मैं समझता हूँ कि यही मसला है ना हमारे लिए कि हम शॉर्ट टर्म थिंकिंग करते हैं, हमारे पास लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं है। अगर हम अपने बारे में सोचेंगे, शायद मैं नहीं होगा 10 साल के बाद, लेकिन शायद मेरे बच्चे होंगे, हाँ। वो नहीं भी होंगे, कोई ना कोई तो होगा ना जिसका उसका फ़ायदा उठाए। ये वो एग्जांपल है कि एक दरख्त लगाना जो है ना, वो शायद उसका साया मुझे ना मिले, लेकिन किसी न किसी को तो मिलेगा। तो हमारी ये सोच जो है ना, हमें बदलने की ज़रूरत है। ये वैसे बाकी मेरे सवाल का भी यही जवाब था कि मैं अगर इतनी इन्वेस्टमेंट कर दूं, ठीक है ना, छत के ऊपर, तो कहते ना कि कुछ ऐसा करो जो लोगों को नजर भी आए। भाई सोलर किसको नजर आना है वो चीज़, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए। शायद यही वजह है कि हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग के बारे में सोचते हुए चीज़ों को उस तरीके से नहीं कर सकते। सर ऐसे कितने सेक्टर्स हैं, प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रही हूँ, कौन कौन से ऐसे शोबे हैं कि जहाँ पर NIC के लगाए हुए प्रोजेक्ट्स कामयाब हैं? इसमें इन्वेस्टमेंट की सिर्फ मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग अपनी जनरेशन में इन्वेस्ट नहीं करते ना, तालीम के अंदर, तरबियत के अंदर, तो फिर ज़ाहिर है हमें रिटर्न भी नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन्वेस्ट करें ओवर द लॉन्ग टर्म। जहाँ तक स्टार्टअप्स हैं, माशाल्लाह हमारे स्टार्टअप्स ने हेल्थ सेक्टर में, अभी थोड़ी देर पहले जैसे आप मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही थी, तो वहाँ पे भी बहुत काम कर रहे हैं, जिसमें आप फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैमोग्राम है या एक्सरे है या टेस्ट्स हैं, उनको आप एनालाइज कर सकते हैं मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए, और वहाँ पे आप डॉक्टर से भी बेहतर डायग्नोस कर सकती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि बजाय हम इसको रिप्लेसमेंट के तौर पे कहें, हम उस डॉक्टर की जो एनालिसिस है या उसकी कंक्लूजन है, उसके लिए वेरीफाई करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव है। खुदा न खास्ता डॉक्टर से गलती भी हो सकती है, वो भी इंसान है हमारी तरह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एग्जैक्टली। तो वो इज यूजिंग इट इन पॉजिटिव सेंस कि वो उसको कॉन्फिडेंस देगा कि मेरी जो डिसीजन है वो सही है, या उसको चैलेंज करेगा कि ये डिसीजन जो है इसको दोबारा ज़रा गौर से देखें। और इसमें मेरे ख्याल में कोई कबाहत भी नहीं है। देखिए हम इंसान हैं, इंसान से गलतियां हो सकती हैं, और मशीन भी मैं ये कहूँगी कि 100% बिल्कुल ठीक नहीं होती। लेकिन अगर किसी भी पेशेंट की केस हिस्ट्री ऐसी है, क्योंकि बाज़-औक़ात मर्ज़ ऐसा होता है कि डॉक्टर को खुद नहीं समझ आ रही होती है, इतने टेस्ट लेने के बावजूद, तो आपके लिए डायग्नोस करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। सेकंड ओपिनियन लेते हैं ना डॉक्टर, जैसे डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन लेते हैं, ज़रूरी नहीं है हर वक्त डॉक्टर अवेलेबल हो, तो अगर आप किसी मशीन का इस्तेमाल कर लेंगे, हाँ, सेकंड ओपिनियन भी ले सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि फ़र्ज़ करें आपके पास कोई भी अपना स्टार्टअप का एक प्लान लेकर आ रहा है, फॉर्मेट लेकर आ रहा है, लेकिन उसके बाद उस स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, फंडिंग नहीं है, तो क्या ऐसे में भी NIC ऐसे लोगों को हेल्प आउट करता है? ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों की कि हम कारोबार करेंगे जब हमारे पास पैसे होंगे। क्योंकि वो इक्वेट करते हैं, पहली भी बात हुई थी कि कारोबार को एज अ बिजनेस, एज अ प्लॉट, ठीक है ना, प्लॉट के पैसे होंगे तो प्लॉट लूँगा ना, प्लॉट के पैसे नहीं होंगे तो कैसे करूँगा, ये बिल्कुल गलत है।
मैं समझता हूँ कि हमारे जो उस्ताद हैं डॉक्टर सारस्वती, इन्होंने डेवलप किया है फ्लक्चुएशन थ्योरी, जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। तो वो कहती हैं कि ऑल गुड एंटरप्रेन्योर्स दे स्टार्ट विद 3 थिंग्स: व्हाट यू नो, हु यू नो एंड व्हाट यू हैव। व्हाट यू नो, हु यू नो, व्हाट यू हैव। और इन 3 चीज़ों के साथ अगर आप शुरू करें, आप देखें कि जो भी आज की दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं या बड़े बड़े सक्सेसफुल कारोबारी लोग हैं, उन्होंने कहाँ से शुरू किया था? सो 2 तरह के लोग हैं। एक वो हैं जिन्होंने वेल्थी फैमिली से बिलोंग करते थे, उनकी फैमिली ने सपोर्ट किया, या फिर वो लोग थे जो वेल्थी नहीं थे लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत की है, भाग दौड़ की है, इन्वेस्टमेंट की है, अपने अंदर इन्वेस्टमेंट किया और फिर उन्होंने अपने बिजनेसेस को रेस किए हैं। सही। अब मुझे ये भी बता दीजिए कि अगर किसी ने NIC को ज्वाइन करना है तो उसका क्राइटेरिया क्या है? फ्रेंकली स्पीकिंग कोई क्राइटेरिया नहीं है, इन द सेंस कि हम कहते हैं कि मौत, गाक और आइडिया किसी को किसी टाइम आ सकता है। लिहाजा अगर आप देखें तो 70 साल की उम्र में फॉर एग्ज़ाम्पल 60 ईयर्स की एज में कर्नल सैंडर्स ने KFC फाउंड किया था। इसी तरह 7 साल की उम्र में बच्चे जो हैं वो काम करते हैं। सो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट कोई भी नहीं है। उसके अंदर ये है कि आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन जो है वो वेट होती है, शॉर्ट लिस्ट होती है, इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, एक पैनल होता है, तो वो आपसे पूछते हैं आपके आइडिया के बारे में। आपसे पूछते हैं कि आपने ये आइडिया कहाँ से मिला है, आपने क्यों ये आइडिया आगे लेके जाना चाहती हैं, आपने ये आइडिया कहीं और देखा है, किसी और मुल्क में चल रहा है, और अगर आप चलाना चाहते हैं पाकिस्तान में तो कैसे करेंगे, आपकी टीम में कौन है, आपके पास जो टारगेट ऑडियंस कौन है, आप मार्केट में कैसे जाएंगे। तो जाहिर है ये सवाल जो है ना 15-20 मिनट में एक प्रेजेंटेशन होती है, उसके बाद मार्किंग होती है। ओके। और जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो मार्क करते हैं और वो फिर बताते हैं कि मेरे ख्याल के मुताबिक इनको 5 में से 5 मिलने चाहिए, 4 मिलने चाहिए, और वो फिर पॉइंट्स हम सारे ऐड करके इंडक्शन करते हैं। ठीक है। लास्टली ये कि हर किसी भी चीज़ को बेचने के लिए वो कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है। आपके पास स्टार्टअप आ गया, आपने आइडिया अप्रूव कर दिया, उसके ऊपर काम हो गया, लेकिन मार्केटिंग बड़ा मैटर करती है। किसी भी चीज़ को मार्केट में लाने के लिए या उसकी एडवर्टीजमेंट के लिए NIC कंट्रीब्यूट करता है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि कंट्रीब्यूट तो करते हैं, लेकिन उनको पहली बात तो ये है ना कि उनको समझाना है कि मार्केटिंग जो है वो किस तरह की हो सकती है। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी है, डिजिटल मार्केटिंग भी है, पब्लिक रिलेशनिंग भी है, अबव द लाइन है, AB, सो दिस डिफरेंट टाइप्स। तो हमारे डोमेन एक्सपर्ट्स आते हैं तो वो बताते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं कि अगर आपने ये प्रोडक्ट लेके जाना है तो फॉर एग्जांपल US में इस तरह की मार्केटिंग हुई है, इंडिया में इस तरह की हुई है, बांग्लादेश में ऐसी हुई है, मिडल ईस्ट में ऐसी हुई है, आप अपने प्रोडक्ट को ऐसे लेके जा सकते हैं। तो वो जो रिसर्च होती है, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं और जो किसी न किसी जगह पे काम करते हैं, मिसाल के तौर पे किसी मल्टीनेशनल में ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, उनका 10, 15, 20 साल का तजर्बा होता है, जाहिर है वो कंपनीज़ उनको इसी काम के लिए रखा हुआ है। तो हमारे जो स्टार्टअप्स हैं वो ये नहीं है कि किसी एकेडमिक प्रोफेसर से, किसी यूनिवर्सिटी में, वो एक्चुअल प्रैक्टिशनर्स जो हैं उनसे सीख रहे होते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच सर, अपना वक्त देने के लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू रही। परवेज़ अब्बासी साहब, प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, हमारे साथ मौजूद थे। तो ये जो हमारा आज का सेगमेंट था, स्पेशली मैं यूथ को टारगेट करके कहूँगी कि आप लोगों के लिए था। आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के पास कोई अच्छा प्लान है, आपके पास स्टार्टअप के हवाले से कोई कहीं ना कहीं हमने फॉर्मेटिंग की हुई है, लेकिन आपको खुद से कुछ क्वेश्चंस हैं या फिर कुछ जहन में ऐसे सवाल हैं या कहीं से कोई पुश नहीं मिल रहा, कोई हेल्प चाहिए, कोई मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से, या कहीं एक ऐसी मोहर, एक ऐसी सनद आपको चाहिए कि जो कि उस चीज़ को इंडोर्स कर सके, तो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो इस्लामाबाद में ये इदारा है और ये काम कर रहा है। आप किस तरीके से इन्हें जाकर ज्वाइन कर सकते हैं उसका सब अहवाल परवेज़ अब्बासी साहब ने खुद बता दिया है। तो मैं तो फिर सल्यूट पेश करूँगी सबसे पहले उन तमाम स्टूडेंट्स को जो कहीं ना कहीं अपने किसी न किसी स्टार्टअप पर काम कर रहे हैं और ये नहीं सोच रहे कि हुकूमत ही उन्हें कोई ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी तो वो काम करेंगे, बल्कि खुद से वो मुल्की मईशत का जो है वो बोझ हल्का करने के लिए अपने स्टार्टअप के थ्रू लोगों को जॉब्स देने के हवाले से कुछ ना कुछ प्लानिंग जो है वो करते हुए हमें कहीं ना कहीं नजर आएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून, प्रोग्राम कैफे मामला। जी, तो प्रोग्राम में एक न्यूज़ ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो इसीलिए होती है क्योंकि आपको हम अपडेट कर रहे होते हैं हर एक चीज़ से रिलेटेड। वैसे भी इलेक्शन की गहमा गहमी है, माहौल सियासी तौर पर जो है वो खासा गर्म हमें नज़र आ रहा है और इन हालात में तो देखा जाए तो ये कहा जाए कि अगर सियासत की कोई छुट्टी नहीं होती तो डेफिनेटली ये गलत नहीं होगा कि आजकल हमारे सियासतदान खासे एक्टिव नज़र आ रहे हैं जब से KP और पंजाब के इलेक्शंस जो हैं वो अनाउंस हुए हैं। आई मीन
अनाउंसमेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि पंजाब के हवाले से तो डेट आ ही चुकी है, लेकिन मुशावरत तबादले सब चीज़ें चल रही इलेक्शन कमीशन की तरफ से और खासा गहमा गहमी नज़र आती है हमें, स्पेशली लाहौर में जहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो जब हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का जिक्र कर ही रहे हैं तो अब आपको लेकर चलते हैं हम बरतानिया, जहाँ पर इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे स्काइप के थ्रू लीड सिटी काउंसिल बरतानिया के काउंसलर मोहम्मद रफीक साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर इन्वायरमेंट एंड हाउसिंग भी हैं। रफीक साहब 2017 में लीड सिटी काउंसिल के चैपल एलर्टन वार्ड से काउंसलर मुंतखब हुए और आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग रफीक साहब, बताइएगा कैसे हैं आप और कैसा है लीड्स का मौसम? मौसम काफ़ी बेहतर है। हमें जो है ना यहाँ पे 2 दिन पहले जो है ना काफ़ी बर्फबारी हुई, स्नो हुई, लेकिन अभी वो सारा क्लियर हो गया है और आज काफ़ी बेहतर है। टेम्परेचर सिंस यस्टरडे काफ़ी बेहतर है, तकरीबन 8 और 10 के दरमियान है। सो इट्स मच बेटर एक्चुअली। मतलब बड़ा ही एक अलग सा डिफरेंस है। मतलब मैं पाकिस्तान में इस्लामाबाद में हूँ और यहाँ पे गर्मी को हम वेलकम कर रहे हैं और वहाँ पर स्नोफॉल हो रहा है। बट एनीवेज मुझे ये बताइएगा रफीक साहब, पाकिस्तान से किस इलाके से आपका ताल्लुक है और कहाँ की नुमाइंदगी कर रहे हैं अब आप बरतानिया में बीइंग काउंसलर? जी, पाकिस्तान से वैसे तो काफ़ी आई वाज़न्ट बोर्न इन बरतानिया, पर वो हमारा तल्लुक जो है ना वो आज़ाद कश्मीर से है। अच्छा। लेकिन यहाँ लीड्स में जो है, लीड्स एक बरतानिया की सेकंड बिगेस्ट काउंसिल है, लोकल गवर्नमेंट है और तीसरी बड़ी सिटी है जो है ना। वो वैसे तो मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लंदन कैपिटल है, वहाँ पर जो है वो ज़्यादा नाम है, लेकिन आबादी के लिहाज से और एक बाकी जो रकबा है उसके लिहाज से लीड्स तीसरी बिगेस्ट सिटी आफ्टर लंदन एंड बर्मिंघम। सही। तो मतलब आपके आबाओ अजदाद जो हैं वो आज़ाद कश्मीर से रहे हैं? जी 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 जी। जबरदस्त जबरदस्त। तो फिर ये बताइएगा कि पाकिस्तान आना कितना फ्रिक्वेंटली होता है या लास्ट टाइम आपने आज़ाद कश्मीर कब विजिट किया था? पाकिस्तान में तकरीबन डिपेंड होता है। अभी वो कोरोना चल रहा था 2 साल पहले, तो वो ब्रेक हो गया मिडल में, लेकिन आई वाज देयर लास्ट ईयर, एग्जैक्टली दिस टाइम लास्ट ईयर मैं पाकिस्तान में था, जो है ना 1 साल हो गया। जी जी सही। अच्छा, 2017 से आप लीड सिटी काउंसिल के चैपल एलर्टन वार्डन से काउंसलर मुंतखब हुए हैं। ये बताइएगा कि बरतानिया की पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने का ख्याल आपको कैसे आया और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से कितनी वाबस्तगी है आपकी? मैं 2004 से जो है ना हुआ हूँ, तकरीबन 18 साल हो गए हैं। आई वाज पहली बार तो हाँ तकरीबन 5-6 बार हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो लगातार। और वो बेसिकली फ्रॉम अ यंग एज जो है ना मुझे जो है ना एक दूसरों के लिए काम करना, वॉलंटियरिंग करना जो है और मेकिंग अ डिफरेंस जो है ना, वो कहते हैं कि दूसरों के लिए या इन द कम्युनिटीज, तो वो मुझे एक शौक था। अच्छा। तो उसकी वजह से मैंने जो है लेबर पार्टी ज्वाइन की फ्रॉम अ वेरी यंग एज। वो 97 में जब टोनी ब्लेयर जो है ना इलेक्ट हुआ, तो उस वक्त वेरी यंग एज आई जॉइन द लेबर पार्टी। तो उसके बाद फिर 2004 में जो है ना पहली बार खड़ा हुआ और अल्लाह के फजल से आई वाज इलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। आई स्टूड एज अ काउंसलर एंड उस वक्त फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स जो है ना हम अपोजिशन में थे। फिर 2010 से जो है ना वो लेबर हमारी पार्टी की जो है ना हुकूमत, ये लोकल गवर्नमेंट रही है और तकरीबन पिछले वेरियस सीनियर रोल्स, लेकिन पिछले 8 साल से जो है मैं यहाँ की जो कैबिनेट है उसमें हूँ। जी। अच्छा रफीक साहब, ये जो काउंसलर का ओहदा है, हम इसको अगर इस तरीके से देखें ना कि ग्रास रूट लेवल की ये पॉलिटिक्स है और ये एक ऐसा कोर डेजिग्नेशन होता है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें जाए लोकल बॉडी इलेक्शंस के हवाले से, ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट आप लोगों का ज़रा ज़्यादा होता है, उनके मसाइल हल करना और वहाँ पर उनको इसको कहते हैं कि मदद फ्राहम करना बहुत सारे मामलात में और बड़े हुकाम तक, आला हुकाम तक उनके मसलों को लेकर चलना। ऐसे में पाकिस्तानी कम्युनिटी को किस तरीके से आप हेल्प आउट कर रहे होते हैं उनके मसाइल को हल करने के हवाले से, और क्या वहाँ पर आपको लगता है कि एक काउंसलर के पास इतने इख्तियारात होते हैं कि वो लोगों के मसाइल को न सिर्फ सुन सके बल्कि उनको हल करने की कैपेसिटी भी उसके पास होती है? जी हाँ, देखा यहाँ पर पहले जो है ना जो सिस्टम है यहाँ पे, ये तकरीबन 2 टियर सिस्टम है। एक तो ये जो लोकल लेवल होता है, लोकल गवर्नमेंट, वो काउंसलर होता है। इसके ऊपर जो है ना वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। यहाँ यूके में, खासकर इंग्लैंड में जो है
वो मिडिल सिस्टम नहीं है, ठीक है, और कोई नहीं है, ठीक है। सो आपकी जो नेशनल जो है ना वो जो पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ कॉमन्स है, वो मेंबर पार्लियामेंट्स होते हैं। इसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट वो हम रन करते हैं। सो ये हाउ कैन आई कंपेयर, ये जैसे आपका नहीं वहाँ पर वो नाजिम होते थे, वो सिस्टम होता था जिस तरह, इसी तरह हमारा सिस्टम है कि वो जितनी जो लोकल फंडिंग या कंट्रोल है वो हमारे पास होता है। अच्छा। उसमें इतना जो है ना लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का भी जो है ना इतना उस पर इख्तियार नहीं होता है। उनकी जो वो नेशनल जो है ना वो लेजिस्लेटर्स होते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में MNA होते हैं, लेकिन लोकल पे जो है ना वो जितना है वो कंट्रोल, अगर कोई काम करना हो लोकल जो है तो वो भी हमें कहते हैं, हमें लिखते हैं जो है ना, इवन तो वो हमारे वो एक ही पार्टी के हों, हमारे वो बॉसेस नहीं होते, क्योंकि एक डिफरेंट सिस्टम है यहाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए रफीक साहब, जो पाकिस्तानी सियासत है उसमें जब हमारे यहाँ पे काउंसलर्स होते हैं, काउंसलर्स तो छोड़ें, MP MNA लेवल तक अगर कोई किसी को बड़ा पुराना जानता है तो उसको फोन करके कह रहा होता है कि हमारी गली का ट्रांसफार्मर खराब हो गया है, फलानी तरफ का बिजली का बिल ज्यादा आ गया है, तो लीड्स में भी आपको ऐसे मसले मसाइल सुनने को मिलते हैं? ना वो तो होता है, ये तो नहीं होता कि वो बिल ज्यादा आ गया तो उसको कम नहीं हम यहाँ करा सकते, यहाँ को ऐसा फेवर नहीं चलता, एक सिस्टम होता है। तो जैसे मेरा एक पोर्टफोलियो है यहाँ पे, मेरी जो पोर्टफोलियो है वो है हाउसिंग एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इसमें तकरीबन मेरी जो बजट है 350 मिलियन जो है ना वो पाउंड स्टर्लिंग की जो है ना बजट मेरे पोर्टफोलियो में है, जो सर्विसेज मेरे पोर्टफोलियो में आती है, ठीक है। तो उसमें जो है ना जितने होते हैं ना, जो सोशल हाउसिंग, काउंसिल हाउसिंग है, वो एक सिस्टम होता है, तो एक प्रायोरिटी सिस्टम होता है, उसके तहत जो है ना मिलता है, जिसको काउंसिल हाउस चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट का जो होता है, आप रेंट पे लेते हैं। और इसके अलावा जितने हमारा जो रेफ्यूज कलेक्शन है और जो सफाई होती है, और काफी इसमें मसले होते हैं, तो रिसाइकलिंग वगैरह आजकल बहुत बड़ा चीज है कि जैसे जो है ना आप वो करें। तो हाउसिंग एंड एनवायरनमेंट सेक्टर को मुझे बताइए कि बेहतर बनाने के लिए बरतानिया में गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है, या कुछ प्राइवेट कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन में आप किन चीज़ों को जो है प्रमोट कर रहे हैं, और आपको लगता है कि अगर पाकिस्तान में भी इन चीज़ों पर हम लोग काम करें, क्योंकि पाकिस्तान में भी अब बड़ी नई नई हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, तो उस तरफ भी आपको नज़र आता हो कि हाँ अच्छा, अगर ओवरसीज पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम यही फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ओवरसीज जो ब्लॉक हैं स्पेशली उन पाकिस्तानियों के लिए सोचकर बनाए जाते हैं जो बाहर रह रहे हैं और फिर मुस्तकबिल में पाकिस्तान आकर जिंदगी गुजारने का सोचते हैं। जी, तो मैं आपको जो है ना, ये जो कूड़ा करकट होता है यहाँ पे ज़ाहिर है हर एक आदमी जो है ना वो हाउस होल्ड है, उनका अपना जो है ना डिफरेंट किस्म की बिन्स होती हैं, एक जनरल वेस्ट होता है, एक रिसाइकलिंग बिन होती है। इसके अलावा कुछ जो है ना इलाकों में अभी गवर्नमेंट जो है ना नेशनली ये रोल आउट करेगी जो है ना कमिंग 2 to 3 years। फूड वेस्ट की जो कलेक्शन होता है वो सेपरेट होगा, ग्लास वेस्ट जो है ना वो सेपरेट होगा। अभी तो वो जनरल वेस्ट में जाता है कुछ ज्यादातर जो इलाकों में, तो लेकिन ये हर एक घर से कलेक्ट होता है। वहाँ पे वो थोड़ा मिसमैच है, जैसे आपका बैरियर टाउन है, वहाँ पे कोई सिस्टम है, बड़ी सिटीज में है, बाकी तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पे सिस्टम है, और फिर जो है ना किसी जमाने में लैंडफिल में जाता था, वो उसको जो है ना वो दफन करते थे वो लैंडफिल में, ठीक है। अभी जो है वो सारा या तो रिसाइकल होता है, या फिर उसको जाना, हाँ यहाँ पर वो उसको बर्न कर इंसिनरेटर होते हैं, उसमें जाना होता है। तो ये सिस्टम जो है ना पाकिस्तान में जो है ना पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए हो सकता है, और काफ़ी आप जो है ना हमारा मुल्क जो है ना हमारे जैसे लोगों के एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन अब बदकिस्मती से हम नहीं करते, हम आपस में वहाँ लड़ते हैं, और सिस्टम थोड़ा काफ़ी डिसजॉइंटेड है वहाँ पे जो है ना। तो जब फिर डेफिनेटली हम देखते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की भी बहुत कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वोटिंग राइट्स भी ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास नहीं है, और जहां पर एक बहुत बड़ा अलमिया हमें यहाँ पर नज़र आता है। रफीक साहब, मुझे ये बताइएगा कि बरतानिया में जो रहने वाले पाकिस्तानी हैं, वहाँ पर वो रहते हुए कौन से सिविल राइट्स है कि जिनका तहफ़्फ़ुज़ उन्हें मैसर होता है, लेकिन वो सिविल राइट्स पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों के पास नहीं है? देखें, यहाँ पे सबसे जो बड़ी चीज़ है बरतानिया में, और किसी हद तक, और किसी हद नहीं बल्कि एक बड़ी हद तक जो है ये यूरोप में या वेस्ट में है, वो है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि सबके राइट्स जो है ना इक्वल है। और मैं समझता हूँ बरतानिया जो है ना, अगर
पूरे यूरोप और यूएसए वगैरह कनाडा वगैरह को जो है ना अगर वो पूरी एक ही लिस्ट में रखा जाए तो बरतानिया जो है ना वो उस फहरिस्त में जो है ना अव्वल नंबर पर आएगा। जहाँ जो इक्वालिटी है, यहाँ जिस तरह हमारे लोग पार्लियामेंट में हैं, जैसे लोकल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये यूएसए भी नहीं है, कनाडा में भी नहीं है, यूरोप में भी नहीं है। ऐसा आपको मिसाल नहीं है, लेकिन बहुत कम है। आपको कोई पाकिस्तानी यूएसए जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स या सेनेट में मिलेगा? नहीं मिलेगा। हमारे लोग जो है ना यहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स में है, जो अनइलेक्टेड चेंबर है, ठीक है, वो अपॉइंटेड चेंबर है, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन्स में अभी हमारे जो है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लोकल जो काउंसिल लीडर्स हैं, काउंसिल्स में जो है ना काफ़ी हैं लोग, जैसे जो है ना इनकी पोजीशन, जैसे लीड्स में यहाँ पर मैं हूँ, मैं एक की पोजीशन है इसे, यानी कि हमारी जो कैबिनेट है 7-8 लोग भी है, उसमें से ये एक पोजीशन है वो मेरे पास है, ठीक है। तो ऐसे जो है ना पोजीशन, ऐसे आपको ऐसी मिसालें यूरोप और यूएसए जो कनाडा में नहीं मिलेंगी आपको, जो है ना, जितनी ये बरतानिया में है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि वो किसी हद तक नस्ल परस्ती जो है वो हर एक कम्युनिटी में, हर एक, यानी कि हमारा वहाँ पे कास्ट सिस्टम है, गरीबी अमेरिका होता है, वो होती है, उस लिहाज से जो ना वो रेसिज्म या प्रेजुडिस होता है। यहाँ पे भी किसी हद तक होती है, हम में आपस में होती है, तो ये भी होती है, लेकिन आप जब एक हेल्दी कंपटीशन कह सकते हैं हम इसे, ये नहीं कह सकते हैं कि इससे कोई नेगेटिविटी जो है वो सोसाइटी में प्रोवेल कर रही होती है। अच्छा, अगर हम लोग इन्फ्लेशन के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में तो इस वक्त महंगाई हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन बरतानिया में भी कुछ हालात के ऐसे ही हैं, इसे हम ग्लोबल फिनोमिना कहें या फिर वहां पे हालात कदरे मुख्तलिफ हैं? नो, चीज़ है ग्लोबल फिनोमिना। सबसे पहले तो कोरोना वायरस की वजह से वो काफी मसले आए हैं, और इसके बाद ये जो यूक्रेन वो है, इसकी वजह से जो है ना खास की जो एनर्जी प्राइसेस है, गैस हो गया, इलेक्ट्रिक होगी, गैस इन पर्टिकुलर, उससे जो है ना यूरोप और यूके काफ़ी जो है ना अफेक्ट हुआ है, क्योंकि प्राइसेस काफ़ी जो है ना वो उसकी वजह से हाइक हो गई थे। तो लोग इससे जो है ना काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, वो प्राइसेस ऊपर चली गई हैं। तो बाकी भी इसके अलावा इस वक्त बरतानिया में 1 लीटर पेट्रोल कितने का है? तकरीबन पेट्रोल थोड़ा वेरी करता है एक इलाके से एक, लेकिन बिटवीन 145 टू 150 कर ले तकरीबन, जो है ना, ये इतना है। 1 पाउंड से 1 पाउंड 50 पेंस या 45 पेंस के दरमियान है। पाकिस्तानी हिसाब से अगर हम देखें तो ये कितने रुपए बने? पाकिस्तानी एक स्टर्लिंग 1 पाउंड का कितना रेट है? मेरे ख्याल में 300 कितना होगा, 3 से ऊपर है मेरे ख्याल। अच्छा, मतलब आप लोग तकरीबन कोई 350 से भी 450 से ज्यादा कि उस पे 1 लीटर पेट्रोल आप लोगों को यूके में अवेलेबल है? 5 से ऊपर है, 5.5। ओके, मतलब 550 से ऊपर पेट्रोल जो है वो वहाँ पे अवेलेबल है। और डेफिनेटली फिर पेट्रोल की कॉस्ट जो है वो हर एक चीज़ पर जो है वो मल्टीप्लाई हो रही होती है, चाहे आपकी ग्रॉसरीज हो, चाहे आपकी वेजिटेबल्स हो, चाहे आपकी फ्रूट्स हो, आपकी डेली रूटीन मैटर्स हो, हर एक चीज़ को वो इकोनॉमी के साथ साथ लेकर चलती है। लास्टली मुझे ये बताइए कि बरतानिया में रहते हुए डेफिनेटली आपको बरतानवी खाबों की आदत हो चुकी होगी, लेकिन पाकिस्तानी खानों को मिस करते हैं आप? पाकिस्तानी फूड स्ट्रीट्स को मिस करते हैं आप? टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे आप अगर आए तो यहाँ पे हमारे जो पाकिस्तानी जो खाने, यानी कि हर एक चीज़ यहाँ मिलती है, जो है ना। अगर यूरोप में यहाँ से जो है ना चीजें जो है ना बरतानिया से यूरोप जाती हैं, ठीक है, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, यहाँ से जाती हैं। जैसे हलाल मीट हो गया, ठीक है, हलाल गोश्त हो गया, वो यहाँ पे जो है ना वो अबटॉयर्स है, यहाँ से वहाँ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बरतानिया, क्योंकि हमारे लोग काफ़ी, हमारे जो 4 फादर्स है, जो हमारी 3री या ना 4थी जनरेशन जा रही है यहाँ पे, 50s 40s 50s 60s में ज़्यादा आए, तो उनका यूरोप जो है ना, बाकी जो यूरोप है उससे, मैं यूरोप से मेरी मिसाल जर्मनी, फ्रांस, इटली वगैरह, स्पेन से है। यहाँ पे हम काफ़ी एस्टैब्लिश हैं बानिस्बत वहाँ के, जो है ना। तो हाँ, वे प्रॉब्ली 20-30 years ahead of the rest of Europe in terms of जो यहाँ पर कुछ हो रहा है। तो वो ऐसे हमारे मसाइल नहीं है, जो है ना। जैसे काफ़ी हलाल मीट की काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, फ्रांस में है, यहाँ पर वो नहीं है, जो है ना। तो यहाँ पे कोई मसला खाने का ना मसला, ये आपको एक अच्छे से अच्छे जो है ना रेस्टोरेंट, बल्कि मैं समझता हूँ वहाँ से भी अच्छे यहाँ पे रेस्टोरेंट हैं। और ये नहीं कि खाना जो है, बल्कि
जिस तरह वो बने हुए हैं, जैसे आप ब्रेडफुड है और अच्छा, हर किसी इलाके की, हर किसी शहर की भी कोई ना कोई सौगात होती है। ये मुझे पता है कि लीड्स सिटी की क्या स्पेशल फूड है? ये अपना नहीं, वो तो अपना जो फूड है वो वो तो हर जगह सेम ही है। यहाँ पे जो है ना, हमारा एक बड़ी एक रीजनल इकोनॉमी है, रीजनल कैपिटल है, लेकिन अपना खाने के लिहाज से जो है ना, ब्रैडफोर्ड जो है एक नेबरी हमारी सिटी है, वो उसको एक नहीं, आप मेरे सवाल को अंडरस्टैंड नहीं कर सके हैं रफीक साहब। मैं ये कह रही हूँ कि हर शहर की ना अपने अपने कोई सौगात होती है, अपने अपने कोई खाना होता है। जैसे हम कराची जाते हैं तो बिरयानी है, हम लाहौर आते हैं तो निहारी और पाए आ जाते हैं। तो मैं कह रही हूँ कि लीड सिटी जो वहाँ की इंग्लिश कम्युनिटी है, इंग्लिश खानों में वहाँ पे सबसे ज्यादा लोग क्या खाना पसंद करते हैं? वो लीड्स की तो नहीं है, लेकिन यॉर्कशायर जो हमारी काउंटी है, जैसे जो वहाँ पे सूबा होता है, वहाँ की ज्यादा काफी मशहूर है जो है ना। एक तो जो है ना वो फिश एंड चिप्स भी हैं, और दूसरा जो है ना वो, बल्कि वो यूके के काले, इंग्लैंड के काले, यहाँ भी यॉर्कशायर पुडिंग मशहूर है जो है ना, वो ज्यादा जो है ना पुडिंग। हाँ, यॉर्कशायर पुडिंग। ओह, वेरी नाइस। चलें, थैंक यू सो मच रफीक साहब, अपना वक्त देने के लिए। बड़ा अच्छा लगा कुछ लीड सिटी के बारे में जान के, कुछ यॉर्कशायर के खानों के बारे में जान के, और दूसरा ये कि आपने बताया कि किस तरह से आप काउंसलर मुंतखब हुए और किस तरह से एक काउंसलर के पास वहाँ पे वो राइट्स होते हैं कि वो बड़े अहदेदारों के साथ या पार्लियामेंट में बैठे हुए जो बड़े डेजिग्नेशन वाले लोग हैं, जो बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके साथ इस तरह से कोऑप अप करते हैं और लोगों के मसाइल को लेकर चलते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ काउंसलर्स को वो इतने इख्तियारात हासिल नहीं है जितने कि बरतानवी पार्लियामेंट ने अपनी लोकल बॉडीज़ के जो नुमाइंदे हैं उनको फ्राहम कर रखे हैं। लेकिन अगर इस तरह से चीज़ें पाकिस्तान में भी होने शुरू हो जाएं तो मेरे ख्याल से वो जो एक बैरियर है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होगा, और एक काउंसलर जो है वो एक ब्रिज का किरदार अदा करेगा, ताकि आम आदमी के जो मसाइल हैं वो पार्लियामेंट पे जाके आसानी से हल हो सके। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए प्रोग्राम कैफे मागला। जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं, और अब आपको लेकर चल रहे हैं मुत्तहिदा अरब अमारात। यूँ तो हम वहाँ पर रहने वाले बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। कुछ बिजनेसमैन होते हैं, कुछ ऐसी ख़वातीन होती हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से अपना बिजनेस जो है वो रन कर रही होती हैं। बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटीज़ भी हैं जो कि पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज, पाकिस्तान की कल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करके वहाँ पर निखारने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जहाँ पर कुछ इस किस्म के लोगों से आपकी मुलाकात होती है, वहीं पर आज हमने सोचा कि क्यों ना एक एजुकेशनिस्ट से आपकी मुलाकात करवाई जाए। जरा कंपैरिजन तो हम ड्रॉ करके देखें कि हम यूरोपियन कंट्रीज के साथ तो जो है वो पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम का मवाजना कर रहे होते हैं, लेकिन मिडल ईस्ट जिसकी हम बात करते हैं और जहां पर पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में नौकरी कर रहे हैं, वो वहां का मयार तालीम कैसा है, और जब हमारे पाकिस्तानी वहां पर जाते हैं और वहां के यूनिवर्सिटीज़ में या वहां की दरसगाहों में तालीम दे रहे होते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ ना कुछ ऐसा MOU साइन किया जाए या कोई ना कोई उनकी तरफ से ऐसी कंट्रीब्यूशन हो कि हमारे अपने मुल्क का भी तालीमी निज़ाम बेहतर हो सके। और वो उसको कहते हैं कि बार्टर सिस्टम होना, या फिर आप अपने डेलीगेशंस लेके जाते हैं, कभी उनके असातिज़ा यहाँ पर आए तो कभी हमारे ही असातिज़ा वहाँ पर जाए, एक एक्सचेंज प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं। थैंक यू प्रोड्यूसर साहब। तो ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी मैटर करते हैं, इसलिए हम आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी से जो कि गुज़श्ता 15 सालों से मुत्तहिदा अरब अमारात में मुक़ीम है और 26 सालों से एजुकेशन सेक्टर से वाबस्ता है। इंग्लिश लिटरेचर में उन्होंने मास्टर्स कर रखा है माशाल्लाह, लेकिन उर्दू ज़बान से इश्क है। उर्दू ज़बान से किसको इश्क ना हो, इतनी मीठी इतनी प्यारी ज़बान है। मुत्तहिदा अरब अमारात के अदबी हलकों में भी एक बड़ा नाम है और मुख्तलिफ अदबी प्रोग्राम्स में भी वो होस्टिंग के फ़राइज़ जो हैं वो सर अंजाम दे रहे होते हैं। पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई से वाबस्ता हैं और इसी प्लेटफॉर्म से अदबी और समाजी एक्टिविटीज़ जो हैं उसका हिस्सा अक्सर बनते रहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर तालीम और शायर सलमान अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग सलमान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम ज़रिया, आई एम परफेक्टली फाइन, अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द वंडरफुल इंट्रो यू हैव गिवन। आपने बड़ा अच्छा तारुफ पेश किया और अमारात के हवाले से आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की, तालीम के हवाले से भी माशाल्लाह आपने
you have given a wonderful start to the program. साहब सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि मैंने कहा ना कि हम लोग जरा एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो पाकिस्तान का है या मिडिल ईस्ट का एक थोड़ा कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश कर लेते हैं। यू बीइंग एजुकेशनिस्ट, मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत की तालीमी सोच और इस मैदान में होने वाले जो हुकूमती इक़दामात हैं, आप उसको किस निगाह से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि वो अपने एजुकेशन सिस्टम में कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, और अगर इसका कंपैरिजन हम पाकिस्तान के साथ ड्रॉ करें तो हमारी स्टैंडिंग क्या है? ज़रियाब, आपने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया है और मैं पहले तो शुक्रगुजार हूँ कैफ़े मारगला और सुनो टीवी का इस हवाले से कि इस दौरे इब्तला में, इस मुश्किल के दौर में, इस मसरूफियात के दौर में आपने अवाम और पाकिस्तानियों की तफरीह तबा के साथ साथ आपने उनकी मालूमात में इजाफे का भी सामान किया है। तो मैं समझता हूँ कि एजुकेशन के हवाले से वो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल ना बन जाए। बात यह है कि ये अमारात की जहाँ तक बात करते हैं, मुझे 15 वर्ष का अरसा यहाँ पे गुजर चुका है और मैंने हमेशा देखा है कि जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, जो हुकूमत के जो मुक़्तदिर हल्के हैं, उनका फोकस हमेशा से एजुकेशन पे रहा है। दे हैव अ वंडरफुल विजन, बहुत खूबसूरत विजन है एजुकेशन के हवाले से। ये बहुत आगे का सोचते हैं। मैं समझता हूँ कि 2030 तक का विजन इनका तैयार है, इकोनॉमिक विजन और एजुकेशन विजन। तो टेक्निकल, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमारे मुआशरे में अभी सेटअप होना ज़रा मुझे लग रहा है कि मुश्किल है। पाकिस्तान की जहाँ तक आप बात करें, मुवाजना हम बाद में करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुकम्मल तारुफ इस हवाले से अमारात का हो जाए कि एजुकेशन पे उनका बहुत बहुत फोकस है। और मेरी डायरेक्ट मुलाकात रहती है मुख्तलिफ मौके पे एजुकेशन मिनिस्टर्स के साथ, यहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो अरबाब इख्तियार हैं उनसे मेरी मुलाकातें रहती हैं। तो मैं समझता हूँ कि फोकस इनका एजुकेशन पे है और बहुत बड़ा हिस्सा अमारात के बजट का मुख्तस किया जाता है। ये आपने मेरे मुंह के अल्फाज छीने। मैं यही आपसे जानना चाह रही थी कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जो हुकूमत है या उनका जो तालीमी निज़ाम है, बजट के मामले में वो इसको किस हद तक प्रायोरिटाइज करते हैं और कितना रकम जो है उसके लिए मुख्तस की जाती है सालाना? ज़रियाब, इट्स अ बिग परसेंटेज, जो बहुत बड़ी जो बजट की 1% है उन्होंने मुख्तस की हुई है और ये वेस्ट नहीं होती है। चूँकि मैंने कई मौके पे देखा है कि बाहर ममालिक से यहाँ पे जो माहिर तालीम आते हैं और मुख्तलिफ किस्म के शोबों में असातिज़ा को ट्रेनिंग देते हैं और कई ऐसी शख्सियात हैं जो कि बड़ा नाम कमा चुकी हैं। इवन पाकिस्तानी ऐसे कई बड़े नाम हैं जो एजुकेशन के हवाले से जाने पहचाने जाते हैं। जी। तो बहुत बड़ा किरदार है यहाँ की हुकूमत का एजुकेशन के हवाले से। बहुत बड़े नाम हैं, जैसे मैंने कहा, बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका बड़ा नाम है और वो यहाँ क्या बैनुल अक़वामी तौर पर जाने पहचाने जाते हैं। और अच्छा सलमान साहब, हर मुल्क का ना कोई एक तालीमी रुझान होता है स्टूडेंट्स का कि वो इस किस्म के सब्जेक्ट्स को ज़रा ज़्यादा पसंद करते हैं और या फिर उनको लगता है कि इस तरफ अपॉर्चुनिटीज़ हमें ज़्यादा नज़र आएंगी, क्योंकि आप एक लेक्चरर भी हैं, आप मुख्तलिफ बच्चों से मिलते भी हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों में आपका उठना बैठना भी है। आपको वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को देखते हुए क्या लगता है कि वहाँ के तालीमी निज़ाम किस किस्म की एजुकेशन की तरफ, किस किस्म के सब्जेक्ट्स के इंतखाब की तरफ बच्चों को ज़रा कह रहा होता है कि आप इस तरफ जाएं, या फिर वहाँ के जो रहने वाले तुलबा और स्टूडेंट्स हैं उनका फोकस किस तरफ होता है? सरियाब, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बड़ी दिलचस्प बात की आपने। लेकिन इससे पहले मुझे शेख जैद, जो बहुत बड़ा नाम है, ही इज अ ग्रेट विजनरी ऑफ द ईस्ट, उन्होंने एक बार कहा था कि एजुकेशन इज लाइक अ लैंटर्न व्हिच लाइट्स योर वे इन अ डार्क एले। एक रोशन मशल है जो कि आपको रास्ता दिखाती है अंधेरे में। तो उसी सोच को, उसी विजन को शेख जैद के अमारात लेके चल रहे हैं और बहुत आगे की तरफ जा रहे हैं। आपने जहां तक इंटरेस्टिंग ये बात की है कि सब्जेक्ट के हवाले से यहाँ पे इतना स्कोप है हर सब्जेक्ट में। इट्स नॉट जस्ट इंजीनियरिंग, सिर्फ इंजीनियरिंग और क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन, डेवलपिंग, इसका काम बहुत ज्यादा होता है मिडिल ईस्ट पे। आईटी की तरफ जरिया बहुत ज्यादा रुझान है यहाँ पे, असातिज़ा का भी और बच्चों का भी, क्योंकि एजुकेशन अब कंप्लीटली डिजिटल हो चुकी है। जो कुछ इक्का दुक्का स्कूल रह गए जहाँ पे ये रुझान नहीं है, लेकिन स्कोप इतना है। ये छोटे छोटे सब्जेक्ट्स को भी उतनी अहमियत देते हैं जितना कि हम बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री को देते हैं। अच्छा। इसमें ह्यूमैनिटीज की अपनी इंपॉर्टेंस है, साइंस की अपनी इंपॉर्टेंस है, टेक्नोलॉजी की अपनी इंपॉर्टेंस है।
और जो यहाँ के लोग हैं, साहिब इक़्तिदार हैं या एजुकेशनिस्ट हैं, उनका फोकस ऑल सब्जेक्ट्स पे इक्वल है। तो मैं समझता हूँ कि ये आपको बहुत कम मुल्कों में ऐसा देखने को मिलेगा, क्योंकि किसी किस्म का स्टिग्मा नहीं है किसी भी एजुकेशन के साथ, किसी भी सब्जेक्ट के साथ। तो हर सब्जेक्ट को मुतवाजी अहमियत इख्तियार कर जाता है, यहाँ पे दी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एक आध सब्जेक्ट नहीं। जैसे कि मुझे याद है हमारे जमाने में, हमारे बचपन में या तो डॉक्टर बन जाते थे, ऐसा ही है सर। यहाँ पे एक कल्चर, एक ट्रेंड आता है, एक वेव आती है कि कभी आपने मैथ्स कॉम की वो डिग्री, मतलब सब बच्चे जिसको देखो कहाँ पे जा रहे जी, मैथ्स कॉम के डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, वहां पे जाके लेना है। जिसको देखो फलाना बच्चा IR को लेने जा रहा है। मतलब फिर इतने आप एक ही सब्जेक्ट को इतना फोकस्ड कर देते हो कि अब हमारे पास फिर बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी तरफ ना फोकस होता है, ना वो बच्चे हमारे उन सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएट करते हैं, फिर हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं ऐसे लोग पाकिस्तान में। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। वो मुझे किसी की सेइंग याद आ रही है, उसने कहा कि जब किताबें सड़क के किनारे और जूते जो है वो कांच के शोरूम में अगर लगाए जाए और बेचे जाए, तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि एजुकेशन की क्या अहमियत होती है। लेकिन अभी भी मैं मायूस नहीं हूँ। पाकिस्तान के हवाले से आपने पहले भी बात की थी, पाकिस्तान का मवाजना डेफिनेटली नहीं किया जा सकता क्योंकि अमारात के वसाइल बहुत ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी नीयत का बड़ा अमल दखल है। जरिए नीयत बड़ी जरूरी है, और अगर हम डिसाइड कर लें, हमने फैसला कर लिया है कि हमने किस चीज को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, तो फिर डेफिनेटली फर्क तो पड़ता है। अच्छा ये बताइए सलमान साहब, स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत या फिर टीचर्स या स्टाफ के थ्रू एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अभी तक हमने देखा है कि यूरोपियन कंट्रीज के साथ जो है ज्यादा वाबस्तगी नजर आती है हमारे अपने तालीमी इदारों की भी। मिडिल ईस्ट में पाकिस्तानियों के लिए पढ़ाई या तालीम और तरबियत के हवाले से आपको लगता है कि उतनी ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, मिडिल ईस्ट को भी परस्यू करना चाहिए? जरिया मेरा ख्याल है कि ये बड़ा ज़रूरी नुक्ता है जिस पे हमारे साहिब इक़्तिदार को फोकस करना चाहिए। हम अपने तई, अपने लेवल पे, अपनी कैपेसिटी में जितना कर सकते हैं करते हैं। देयर आर काफ़ी एक्सचेंज प्रोग्राम्स हमने एम्बेसी के हवाले से, एम्बेसी की मदद से और कुछ और मुख्तदर हलकों की मदद से हमने कोशिश की। देयर वर सम एक्सचेंज प्रोग्राम्स व्हिच हैड टेकन प्लेस। वो हुए थे हमारे पाकिस्तानी स्कूल, जो खास तौर पे हमारा जो एम्बेसी के अंडर 2 स्कूल्स आते हैं, उनकी तरफ से एक्सचेंज प्रोग्राम्स पाकिस्तान की तरफ। अच्छा, पाकिस्तानी एम्बेसी के अंडर वहां पर 2 स्कूल्स आते हैं? जी सर, ये हाई स्कूल्स हैं? जी, ये अप टू इंटरमीडिएट हैं जी, FSC तक है। और कुछ बता सकते हैं कि पाकिस्तान एम्बेसी के तहत चलने वाले जो 2 स्कूल्स हैं उसमें कितनी तादाद में स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे, और क्या उनमें पाकिस्तानी बच्चों को जरा ज्यादा फोकस रखा जाता है फोकस में? जरियाब एक्चुअली एक बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के स्कूल की बहुत अशद जरूरत है इस वक्त अमारात में। अच्छा। मेरा जिस स्कूल से ताल्लुक है वो एक प्राइवेट स्कूल है और इसका बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है। मैं हालांकि हमारे स्कूल में करीबन 65 से 70% पाकिस्तानी है, लेकिन ये पाकिस्तानी स्कूल तस्वर नहीं किया जाता। इट्स एन इंटरनेशनल स्कूल, बैन अल-अक़वामी स्कूल है। हमारे स्कूल में 32 से 33 नेशनैलिटीज मौजूद हैं। लेकिन जब आप पाकिस्तानी स्कूल की बात करती हैं, एम्बेसी के स्कूल की बात करती हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी तलबा पढ़ते हैं दोनों स्कूलों में। और स्टूडेंट्स की तादाद कम से कम 3,500 से 3,500 तक है। ओके, इसलिए आपको लग रहा है कि एक स्कूल और वहां पर खुलना चाहिए इसी नौयत का बेहतरीन ऑफ अ बेटर स्टैंडर्ड, अच्छे स्टैंडर्ड का, अच्छे मयार का स्कूल हमें चाहिए जो कि ऑफर करे O levels एंड A levels। वेरी नाइस, एग्जैक्टली। हाँ, हमारे हैं वो जो इंटरमीडिएट ऑफर करते हैं। सही। तो हमारी कोशिश है, ये नुक्ता हमने कई फोरम्स पे उठाया है, हमने एम्बेसडर के तक भी ये बात पहुंचाने की कोशिश की है, और जो अच्छे वसाइल रखने वाले साहिब लोग हैं उन तक भी ये बात पहुंचाइए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस पे काम शुरू हो जाएगा। वी जस्ट होप सर, वी जस्ट होप। चलें, ये तो बड़े बेहतरीन ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपने यहाँ पर हाईलाइट किए कि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी को वहाँ पर तालीम के निज़ाम में कौन से मसाइल दरपेश हैं, या फिर हम स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत मिडिल ईस्ट में किस तरह से जाके हमारे बच्चे जो है वो तालीम हासिल कर सकते हैं। क्योंकि हमने हमेशा मिडिल ईस्ट को सिर्फ एक ही चीज़ के लिए सोचा है, अकामा, नौकरी अकामा, सिर्फ इसलिए। इसके अलावा हम वहां पे कोई वक़्त, हमें कोई हैसियत नजर नहीं आती। क्योंकि अब आप एक शायर भी हैं सलमान अहमद साहब, तो मैं चाहूंगी कि इस सेगमेंट की क्लोजिंग आप अपनी खूबसूरत शायरी के साथ करें। हाँ श्योर जी।
वो ज़रियाब ऐसे है कि कभी है नौजवान मुस्लिम, इकबाल ने कहा था, कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा। जहाँ तक शायरी की आपने बात की है, मुझे याद है जो मेरा पहला प्रोग्राम था अमारात में, मेरे पहले साल में शायरी के हवाले से मैं ज़रूर क्रेडिट दूंगा, हमारे बहुत बड़े नाम हैं अमारात में, डॉक्टर सबात आसिम वास्ती बहुत बड़ा नाम है इस वक्त उर्दू अदब का, फिर फरहाद जिब्रील बहुत बड़ा नाम है उर्दू अदब का। तो इन लोगों के साथ मिल बैठने का मौका मिला, उठने बैठने का मौका मिला। हालांकि शायरी तो मैं बचपन से कर रहा हूँ, तुकबंदियां होती थी जो कि बाद में अच्छी शायरी अशार की शक्ल में तब्दील हो गई। अच्छा शेर शायद मैंने बहुत देर से कहा, लेकिन ये है कि अमारात ने मुझे इतना कुछ दिया है, जो कुछ दिया है अमारात ने, उसके साथ साथ ये सबसे बड़ी चीज जो मुझे मिली है वो शायरी का तोहफा है और इतने बड़े लोगों के साथ में बैठने का। तो अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ अशार आपके सामने अपने रखता हूँ। जरूर जरूर जरूर। और उसके बाद मेरे पास आपके लिए एक सवाल भी है, मैंने जरा वो चीज भी आपसे जाननी है, प्लीज। हाँ श्योर श्योर। वो मेरी गजल के 2 अशार पेश करता हूँ कि ताल्लुक याद रखता हूँ, निशानी याद रखता हूँ, कहाँ ठहरी कहाँ गुजरी जवानी याद रखता हूँ, वाह। किसी के साथ बीता तल्ख लम्हा भूल जाता हूँ, किसी के साथ बीता तल्ख लम्हा भूल जाता हूँ, किसी के साथ गुजरी रुत सुहानी याद रखता हूँ। वाह। तो ये मेरी गजल है। तो बाकी आपकी खुद की लिखी? जी जी, मेरी भाई अपनी गजल है। कमाल कमाल, खूबसूरत है, मजा आया। अमारात में शुरू में जो लिखी थी गजलें उनमें से है ये। अच्छा सर, लास्टली बस मुझे सवाल का जवाब दीजिए कि आप पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई से भी वाबस्ता हैं। ये पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई क्या काम करती है और इससे पाकिस्तानी किस हद तक मुस्तफीद होते हैं? असल में ज़रिया बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई का, और मेरी खुशबख्ती है, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इससे किसी न किसी हवाले से जुड़ा रहा हूँ। जब से मैं अमारात में आया हूँ, उन 15 बरस में मेरा शायद पहला बरस ही था जिसमें मैंने पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई को ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई बहुत बड़े बड़े काम कर रही है। मुझे याद है कि मैं दुबई में था जब पाकिस्तान में पहला शदीद ज़लज़ला आया था। तो मुझे वो वक्त नहीं भूलता जब पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बढ़ चढ़ कर हमारी मदद की एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से। फिर जो रिसेंट सैलाब थे उनमें भी एसोसिएशन ने बहुत बड़ा काम किया। ये मैं बात कर रहा हूँ बैरूने मुल्क पाकिस्तानी जो काम करते हैं पाकिस्तान में रहने वालों के लिए, पाकिस्तान के फलाह बहबूद के लिए। लेकिन यहाँ के मुकामी लोगों के भी मसाइल हैं, उनको हल करने में भी पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही है। मैं फुल क्रेडिट दूंगा जो भी लोग हैं, जो भी साहिब इक़्तिदार हैं, वो अपना तन मन धन लुटाने के लिए तैयार हैं। और पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई ने पिछले 6-7 साल के अरसे में बहुत तरक्की की है हर फील्ड में। यहाँ पे एक हॉस्पिटल बनाया गया पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद के लिए, फिर स्पोर्ट्स बनाए गए हैं, तफरी के मौके फराहम किए जाते हैं, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम तामीर किया गया है। तो जो भी पाकिस्तान से आता है वो ज़रूर इन तमाम शोबों में पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई की तारीफ किए बगैर नहीं रहता। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा क्रेडिट है इन सब के लिए और जो लोग इस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। और मुझे इस पे फख्र है कि मैं एसोसिएशन का हिस्सा हूँ और हिस्सा रहूंगा इंशाल्लाह। ठीक, थैंक यू सो मच सलमान अहमद साहब, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, कुछ ऐसे हक़ाइक़ जो कि जानना बहुत ज़रूरी था। और मुझे खुशी हुई कि आपने पॉइंट टू पॉइंट उसके ऊपर गुफ्तगू की। और इसमें जो मुझे एक चीज़ बड़ी हाईलाइट होती भी नज़र आ रही है वो ये कि अमारात में इस वक्त 2 ऐसे स्कूल्स हैं जो कि एम्बेसी के मातहत हैं और उनके मामलात को एम्बेसी ख़ुद डील कर रही है। लेकिन अभी भी वहाँ पर एक बेहतरीन मायार तालीम का हाई स्कूल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो पाकिस्तानी जो कि वहाँ पर हैं, क्योंकि ये बात आप लोगों को अपने जहन में रखनी होगी कि जो मुत्तहिदा अरब अमारात में नौकरियां कर रहे हैं वो अकामा होल्डर हैं। जब तक वो वहाँ पर नौकरियों से वाबस्ता हैं वो तब तक वहाँ पर रह सकते हैं, इसके बाद उनके पास कोई नेशनैलिटी नहीं होती। तो लिहाजा बेहतर ये है कि जब तक भी आप वहाँ पर रह रहे हैं, और इसीलिए अपने बच्चों को आप वहाँ पर नहीं शिफ्ट कर पाते क्योंकि
समहाउ वहाँ पर एजुकेशन थोड़ी सी महंगी है। तो अगर एम्बेसी के साथ ताउन करके साहिब हैसियत लोग कुछ इस किस्म के तालीमी इदारे वहाँ पर कायम कर सकते हैं कि बाकी जो 2 स्कूल्स हैं जहाँ पे तकरीबन 3,500 हज़ार के करीब स्टूडेंट्स ज़ेरे तालीम हैं, उनका बर्डन कम हो, और इसके अलावा हाई स्कूल चूँकि FA इंटरमीडिएट हो रहा है, वहाँ से OA लेवल्स के जो बच्चे हैं वो भी हमारे सामने आए ताकि वो कुछ अच्छी डिग्रीज के साथ दुनिया के साथ जो है वो मुकाबला करने में उन्हें कामयाबी मैसर आ सके। और आई विश कि आप लोगों को ये सेगमेंट पसंद आएगा, स्पेशली वो जिन्हें तालीम और उर्दू दोनों से लगाव होगा। तो छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून, प्रोग्राम कैफे बात। देखने वालों को तो पता है कि जो हमारे प्रोग्राम का लास्ट सेगमेंट होता है वो इंटरटेनमेंट के हवाले से होता है, और जिन्होंने आज प्रोग्राम देखना शुरू किया उन्हें भी बताते थे कि जो हमारा आखिरी सेगमेंट होता है उसमें हम किसी न किसी सिंगर को दावत दे रहे होते हैं, किसी न किसी आर्टिस्ट को बुला रहे होते हैं। लेकिन आज जो पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है वो सिंगर भी हैं, वो सॉन्ग राइटर भी हैं, वो आर्टिस्ट भी हैं, वो विजुअल आर्ट पर भी काम करती हैं, और इसके साथ साथ वो डिजिटल आर्ट पर भी अबूर हासिल है। सबसे एक और इंटरेस्टिंग पहलू, फेमिनिस्ट एक्टिविज्म पर भी वो खासा काम करती हैं। तो किस किस्म को एक्टिवेट करती हैं चीज़ों को, किन मामलात को हाईलाइट करती हैं, इस पर भी हम उनसे बात करेंगे। अच्छा, एक इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो उनके हाथ में है तो बड़ा छोटा सा, जिसे मैं गिटार की बहन छोटी बोल रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ज़रा आप, इसका नाम है यूकेलेली। तो कुछ लोग जिन्हें म्यूज़िक से बड़ा प्यार होगा, जिन्हें म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, उन्हें तो मालूम होगा कि यूकेलेली क्या होता है, लेकिन मैंने ज़रा आज इसको पहली दफ़ा देखा है तो वो आपको भी दिखाते हैं और उन पर्सनैलिटी की मुलाकात भी आपसे करवाते हैं। महरोज़ वसीम हमें ज्वाइन कर रही हैं एक छोटे से यूकेलेली। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। महरोज़ कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम ज़रियाब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। और ये बताइए कि ये यूकेलेली है तो इतना छोटा सा टिनी टाइनी, लेकिन ये काम करता होगा बड़े बड़े कुछ ऐसा सही है। इसको देख के ना पाकिस्तानी वाइब भी नहीं आ रही। इस इंस्ट्रूमेंट को देखने के बाद बहुत कोई जैसे हमने मूवीज में इटालियन इंस्ट्रूमेंट्स देखे होते हैं, यूरोपियन इंस्ट्रूमेंट्स देखे होते हैं, कुछ ऐसी सी वाइब आ रही है। जी, एक्चुअली ये है, इट्स अ हवाईन इंस्ट्रूमेंट। हवाईन? जी जी, ओके। वहाँ से ओरिजिनेट किया गया है, लेकिन अभी इन रिसेंट ईयर्स इसको काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली है पूरी दुनिया में, स्पेशली ड्यू टू द इंडी म्यूज़िक जॉनरा। अच्छा। जो कि काफ़ी सिंगर सॉन्ग राइटर्स जो हैं वो इस पे प्ले करते हैं। अगर आपको जेसन मराज का आपने गाना सुना, आई एम योर्स, वो इसी पे प्ले किया गया। मतलब मोस्टली हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा ईस्टर्न बॉर्डर का सॉन्ग इंस्ट्रूमेंट इसका वो नहीं हो सकता, इसको कहते हैं इसकी फील। ये ज़्यादातर इंग्लिश सॉन्ग्स उसको ज़्यादा पुश दे रहा होता है, उसको इनके एक हौसला और सहारा दे रहा होता है। एक्चुअली कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है, आप उर्दू भी इस पे गा सकते हैं, इवन लोग पंजाबी भी गाते हैं यूकेलेली पे। आज जी मैं कल ही सुना था, एक सिंगर थी वो यूकेलेली पे ही एक गाना पंजाबी गा रही थी कोक स्टूडियो का। सो इसमें तो काफ़ी ज़्यादा मतलब वेरिएशन। तो आप सिर्फ बजाती हैं या सिखाती भी हैं? मैं सिखाती भी हूँ एक्चुअली, क्योंकि मैं एक एकेडमी भी रन कर रही हूँ आर्ट स्टूडियोज़ के नाम से, जहाँ मैं मेरी स्टूडेंट्स हैं, जो अभी एक मेरी स्टूडेंट है जो वो सीख रही है मेरे से गिटार सीख रही है। शुरू तो मैंने गिटार पे किया था, एंड देन इवेंचुअली मैं अभी रिसेंटली ही मैंने यूकेलेली सीखा है, क्योंकि मेरे शौक बड़े अरसे से था कि मैं सीखूँ कोई नया इंस्ट्रूमेंट। लाइक कीबोर्ड भी मैं बजाती थी, देन गिटार भी बजाती थी, देन अब ये थर्ड इंस्ट्रूमेंट। इसकी नोट्स जो हैं वो उसकी कॉर्ड्स डिफरेंट होती होंगी गिटार से डेफिनेटली। ये जो है ना, इट्स लाइक आई वुड से वेरी वुमेन फ्रेंडली। हाँ, मैं यही भी कहने लगी थी, क्योंकि लड़के जो होते हैं ना, इतना बड़ा गिटार उन्होंने संभाला बहुत है और वो तो कर भी लेते हैं, उनके लिए आसान होता है, उनके लिए थोड़ा फिजिकली बड़ा आसान होता है। और ये खवातीन के लिए, जैसे खवातीन की गाड़ियाँ छोटी छोटी सी बड़ी क्यूट होती हैं, ठीक है ना, हर चीज़ उनकी बड़ी पॉकेट एंड फ्रेंडली होती है, तो ये भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है मेरे ख्याल से लड़कियों के लिए, है ना? बिल्कुल। हमारे हाथ भी छोटे हैं और नाजुक होते हैं, ठीक है, और बहुत से कॉर्ड्स हैं जो लड़कियां बजा नहीं सकती, क्योंकि हमारे हाथ इतने बड़े नहीं, वो आदमी बजा सकते हैं कुछ, ये भी एक इशू आता है। सो यूकेलेली जो है ना, इट्स मच ईजियर टू प्ले। अगर आपको पहले से गिटार बजाना आता हो ना, तो आपके लिए सीखना बड़ा आसान है, आप 2 वीक्स में सीख लेते। मैंने 2 वीक्स में सीख लिया था। आपको तो आता था ना? हाँ, मुझे, क्योंकि पहले तो लोगों को उनकी समातों को ऐसा ऐसा खराब करेंगे कि जिसकी हद नहीं जी, कि वो लोग रोने पे मजबूर हो जाएंगे कि नहीं, इसको अपने घर तक ही महदूद रखें, देखें हमारे कान जो है उनको खराब ना करें। मुझे ये बताइए कि आप सॉन्ग राइटर भी हैं और इसके साथ साथ विजुअल आर्ट और डिजिटल आर्ट पर भी काम करिए। डिजिटल आर्ट क्या है?
महरोज? अच्छा, डिजिटल आर्ट जो है ना वो एक नई फील्ड है, पाकिस्तान में तो बहुत ही नहीं है, लेकिन इसमें ये है कि इसमें बेसिकली वही जो आप ट्रेडिशनली तो आप पेपर पे बनाते हैं, कैनवस पे बनाते हैं पेंटिंग, ठीक है, पेंट्स का इस्तेमाल होता है, काफ़ी मेसी भी हो जाता है वो, एंड लेकिन डिजिटल में होता है आप पेंटिंग कर रहे हैं लेकिन आप वो सारी जो है ना आपका जो कैनवस है वो डिजिटल है, आप कंप्यूटर पे बना रहे हैं बैठ के, फोटोशॉप इज योर कैनवस, ठीक है, वहाँ पे आप पेंटिंग बना रहे हैं। तब डिजिटल आर्ट का काम इट्स नॉट द सेम एज ग्राफिक डिज़ाइन। बहुत से लोग समझते हैं ग्राफिक डिज़ाइन जो है वो डिजिटल पेंटिंग एक ही चीज़ है, कि मैं डिजिटल पेंटिंग्स बनाती हूँ बेसिकली, जिस तरह पोर्ट्रेट्स बनाती हूँ या लैंडस्केप्स। सो मतलब महरोज ने ये ठानी हुई है कि करने मैंने सारे काम है लेकिन बड़े मॉडर्न अंदाज में, गिटार बजाना है तो मॉडर्न अंदाज में, पेंटिंग करनी है तो बड़े मॉडर्न अंदाज में, रवायती तरीके आप थोड़ा पीछे छोड़ आएंगे तो जरा मॉडर्न अंदाज में, क्योंकि मैंने ये सुना है कि आप इंग्लिश सॉन्ग्स ज़्यादा गाना पसंद करती हैं, तो आज एक खातून इतने दिनों के बाद हमारे यहाँ सिंगर, और फिर उसके बाद इंग्लिश पर उनको खासा बूर हासिल है, आवाज़ मैंने आपकी सुन ली थी अभी, बड़ी प्यारी है, तो एक गाना आप हमें गा के सुनाएं, फिर उसके बाद आपका एक और गाना है मुझे सभी पसंद है लेकिन मैं बजाती ज़्यादा इंग्लिश हूँ, मैं उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल। चले जिसमें आप कंफर्टेबल अभी वो, जिस पे फिर हम कंफर्टेबल होंगे वो हम आपको बताएंगे, ठीक है, ओके चलें। Havana, ooh na na. Half of my heart is in Havana, ooh na na. She took me back to East Atlanta, na na na. All of my heart is in Havana. There's something about his manners, Havana, ooh na na. He didn't walk up with a how you doing. He said there's a lot of girls I can do it. I knew him forever in a minute. And Papa says he got Milo in him. He got me feeling like ooh. I knew him when I met him. I loved him when I left him. Got me feeling like ooh. And then I had to tell him I had to go. Oh na 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 na. Havana, ooh na na. Half of my heart is in Havana, ooh na na. He took me back to East Atlanta, na na na. All of my heart is in Havana. There's something about his manners, Havana, ooh na na. नाइस। और वाकई माशाल्लाह आप लोगों के सुर हमने उर्दू में तो सुने ही होते हैं, लेकिन इंग्लिश के लिए आपका एक्सेंट, आपकी पिच बड़ी मैटर करती है, और इट वाज अमेजिंग, मुझे बड़ा मज़ा आया। और कल ही मैं एक मूवी देख रही थी नेटफ्लिक्स पे, और वो हवाना की स्टोरी और वहाँ का बीच, तो आप जब गानी थी ना तो मेरे माइंड में वो सब कुछ चल रहा था, क्योंकि वो बड़ा बीची सा एरिया है, आइलैंड टाइप ही है हवाना, इस किस्म की, हाँ क्यूबा में बड़ी खूबसूरत सी जगह है। अच्छा, आपके एक सॉन्ग बड़ा हिट हुआ था आज़ाद 2016 में, और पिटारी एल्बम का ये सॉन्ग था आपका, पटारी पे रिलीज हुआ था, तो वो आपका खुद का लिखा हुआ सॉन्ग था? जी, वो मेरा खुद का लिखा हुआ था, रिलीज तो कहीं जगहों पे हुआ था, लेकिन पटारी पे टॉप न्यू रिलीजेस की लिस्ट में वो आया था। मुझे वो आपका उर्दू का गाना था डेफिनेटली जी, वो और मुझे ये बताइए, पहला गाना था तो क्या उस आज़ाद का कॉन्सेप्ट क्या था? आज़ाद का कॉन्सेप्ट था बेसिकली, क्योंकि उस टाइम में एक ब्रेकअप से गुजरी थी, तो आई वाज वेरी इमोशनल। अरे बड़े कम लोग इस चीज़ पे बात करते हैं, आई एम ग्लैड दैट यू टॉक्ड अबाउट इट। और तब मैं जो है ना, आई वाज वो जो ग्रीफ का स्टेज होता है, ठीक है, उससे बाहर निकल रही थी, एंड आई थॉट कि म्यूजिक वुड रियली हेल्प मी ड्यूरिंग दैट टाइम, कि मैं इस पर एक गाना लिखूं अपने एक्सपीरियंस के बारे में, कि मेरी तरह और भी बहुत से लोग होंगे जो हार्ट ब्रोकन होंगे
and who feel alone and who have no one to talk to about it. तो म्यूज़िक में आप वो बातें कह सकते हैं जो आप बातों में अक्सर कहना आपके लिए मुश्किल होता है लोगों से. तो आई थॉट कि मैं फिर इस पे म्यूज़िक को इस्तेमाल करूँ अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए. Very and then nice. I wrote this song and it was about the freedom that you feel once you get out of a toxic relationship. क्योंकि एक toxic relationship में आप कैद हो जाते हैं, तो उससे जब आप निकलते हैं बाहर तो आप फिर आज़ाद होते हैं. आज़ाद That's what होते it हैं. was हाँ. about. अच्छा, ये बड़ी प्यारी बात की. और जो अभी आपने बात की ना कि वो आपने अपनी आप बीती लिखी और गाई और उसको दुनिया ने इतना सराहा, ठीक है, कि उस पे बहुत सारे इंटरव्यूज हुए, मतलब ट्रेंड करने लगा वो गाना, लोग उसको पसंद करे थे. सेम गोज विद कैफी ने भी अपनी दिल की रुदाद और दिल की दास्तान बयान की. तो मेरे ख्याल से ये वाकई इंसानी जज्बात हैं, जब आप उनको एक लफ्ज़ों में पिरोते हैं तो दुनिया सुनती है, क्योंकि अगर जब दिल से निकलते हैं जब तकलीफ, तो खुदा तो सुनता ही सुनता है, दुनिया भी सुनती है. तो प्रोग्राम की क्लोजिंग लेते हैं जनाब आपके उस प्यारे से गाने आज़ाद से, और हम भी आपको आज़ाद करते छुट्टी देते हैं. जाके बाकी और काम करें अपने वीकेंड की, जो आप लोगों ने लिस्टें बना के रखी होंगी कि ये काम करना है. मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए बहुत सा ख्याल. अल्लाह हाफिज़ और आज़ाद. सितम जो तुमने किए तो गम भी ये सहा था, वक्त ही दर्द की दवा, उम्मीदों का सहारा लेके हम चले, कोई तो यहाँ पे हो हमारा. न तुम रहे ना हम रहे, अजब ये दास्तां, चाहतों के समंदर में डूबे हम तो क्या, जो कल तक प्यार था वो आज एक खता है बस. अब मैं हूँ आज़ाद, न कोई गम है न तेरी याद, और तुम वो नहीं जिसे मैंने चाहा. एक झूठ, एक फरेब, एक धोखा थे.